लगा दो, पिंजरा पकड़ा दो। वेलकम प्रोटीन्स। तो एक और चैप्टर आपके लिए लेके आ चुके हैं। क्लास 6 का ये तीसरा चैप्टर है, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। अगर आप सही खाना खाएंगे तो वही आपके बॉडी का जो है बेस होगा, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है और काफ़ी बेसिक है। आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमें अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बस आप वीडियो में बने रहिए। ये पीपीटी है जिससे मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा लास्ट में कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन पहले जो है आपके लिए मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेके आया हूँ, तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज देख लेंगे चैप्टर का और फिर हम रिवीजन कर लेंगे पीपीटी से, ठीक है। ये सब कुछ इसमें शामिल होने वाला है। तो पहले अभी इसको हम करते हैं साइड और पहले चलते हैं हम अपने एनसीईआरटी बुक की और यहाँ आएंगे हम फिर बाद में, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी बुक हमारे पास आ चुका है, ये देखिए। चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, ठीक है। यहाँ पर स्वस्थ जो है अनुचित आहार, उचित आहार, माइंडफुल ईटिंग जो सही खाना है, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, वही हमारे स्वस्थ शरीर के लिए क्या है सबसे ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें तो ये पढ़ने नहीं होता, ये आपको हम पढ़ के सुना देते हैं कि हु इज़ हेल्दी। एक क्वेश्चन है, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, ठीक है। अगेन द राइटर आस्किंग यू हु इज़ हेल्दी, one who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place, okay। so कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर कह रहा है कि हेल्दी वो है जो ऐसा खाना खाते हैं जो क्या हो, मॉडरेट क्वांटिटी हो, ऐसे उचित मात्रा में हो। ऐसा ना हो कि आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खा लिए, बहुत ज़्यादा खाने से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो जाओगे, उससे भी आपको जो है नुकसान है। उसके अलावा होलसम मतलब वो सब कुछ चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए आपके फूड में जो चीज़ें हमारे बॉडी को चाहिए। अब क्या चाहिए वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ओके। उसके अलावा कह रहा है एंड अप्रोप्रिएट फॉर दिस सीजन, और वो सही होना चाहिए सीजन के लिए भी, टाइम के लिए और प्लेस के लिए। जैसे आप ठंडे जगह पे रहते हो तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए, गर्म जगह पे रहते हो तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए। आपके वेदर के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका फूड जो होता है डिफर करता है। एंड हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट वी एक्चुअली नीड इन आवर बॉडी इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट टाइम, ओके स्टूडेंट्स। सो वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज दिस चैप्टर इज वेरी यूजुअल एंड वेरी रिलेटिव, okay, related to our daily life. Here Medu and Mishti, two students are there, read thought of the day on the school notice board every day, okay। there is a school notice board in their school। आपको पता होगा कुछ कुछ स्कूल में होता है और उसमें thought of the day क्या है लिखा हुआ है। आपके स्कूल में भी है कि नहीं है बताइएगा कमेंट में। today's thought है ना, अन्नेना जातानी जीवंती, okay, that is अन्नेना जातानी जीवंती, this is the thought of the day and these students are reading there in the board, okay। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मेक्स देम क्यूरियस। अब उन लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है। मिष्टी वो टेल्स मेधु दैट दिस अ संस्कृत सेइंग व्हिच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, ओके। तो यहाँ पर जो है मिष्टी कहती है कि देखो ये संस्कृत का है कोई कथन और इसमें ये कहा जा रहा है कि फूड जो होता है वो लिविंग बींग को लाइफ देता है। अजीब, थोड़ा सा समझिए, लिविंग बींग को लाइफ देता है यानी लिविंग बीइंग को जिंदा रखता है कौन, फूड, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज एक्सरसाइजेज, ओके, एक्टिविटीज देयर। व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, ओके। इन दिस एक्टिविटी देखो मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने जा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम दोज एक्टिविटी और दोज लाइन विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। और इम्पोर्टेंट का मतलब, मेरा कहने का मतलब है लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है। और कहने का मतलब है कि अगर वो मैं आपको समझा दूँ बस इजीली, उसका ऐसा कुछ डायरेक्ट कनेक्शन ना हो रीडिंग से, तो फिर मैं वो थोड़ा बहुत स्किप भी करूँगा ताकि हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ओके बच्चों। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप डेली का अपना फूड आइटम जो है जो आप कंज्यूम करते हो एक वीक में, वो आप यहाँ पर लिस्ट आउट करो, ठीक है बच्चों।
मंडे को आप क्या खाते हो, आपके फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं वो आप यहाँ पे लिखो, आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। फिर आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आप जो भी है ये पूरा आप लिखो और लिस्ट करो। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप अपने फ्रेंड्स, क्लास के जितने भी क्लासमेट हैं सबको बोलो कि ये सब वो लिस्ट करें। और फिर आप देखो, आप एक तो अपने में ही देखो कि आपका जो मंडे और ट्यूसडे का मील है वो क्या सेम है, क्या दूसरे दिन का सेम है। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप अपना तो देख लिए, फ्रेंड्स का देखोगे तो उसका भी क्या होगा कि आपसे कुछ डिफरेंट होगा। अगर आपका फ्रेंड आपके अड़ोस पड़ोस का है तो फिर भी मे भी बहुत हद तक सिमिलर हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपका फ्रेंड एक दूसरे स्टेट से है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिकॉज केरल में खाया जाने वाला खाना और जम्मू कश्मीर में खाया जाने वाला खाना में बहुत फ़र्क है। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट है और वहाँ का जो मिट्टी है, हवा पानी है वो अलग है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर वही लिखा है कि आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो खाना है डेली का उसमें भी अलग अलग आइटम्स हैं और आपके फ्रेंड्स और आपका जो खाना है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आप यही चीज़ देखते हो, आपको कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। उसके अलावा क्या कह रहा है, आप अपने चीज़ों को रिकॉर्ड करो। उसके बाद कह रहा है कि यू मे हैव नोटिस्ड दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड। अब आप देखेंगे कि आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो खाना है वो काफ़ी वेराइटी है, उसमें से काफ़ी डिफरेंसेस है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री? यस, हमारे पूरे कंट्री में एग्जिस्ट करता है, होता है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा खाने में होता है। यस, हमारे कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत किस्म की हवा पानी है, बहुत किस्म का मौसम है, अलग अलग फसलें हैं, इस हिसाब से खाना पीना काफ़ी अलग है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है जहाँ पर हम फूड इन डिफरेंट रीजन देख रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है लेट अस एक्सप्लोर। आपको क्या करना है कि अपने लाइब्रेरी से बुक्स देखने हैं या अपने सीनियर्स से, अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, पेरेंट्स से आपको क्वेश्चन करने हैं और इंडिया के डिफरेंट रीजन में किस तरह के फूड जो है कंज्यूम किए जाते हैं उस फूड के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है, आइडियाज़ लेने हैं। एंड देन यू हैव टू मेक वन टेबल देयर, ओके, and you have to fill up all those things you got from your library, got from your seniors. Okay students, so some traditional food items in various states of India, here you have to write. Suppose that in Punjab if you will take, यहाँ पर किस तरह के क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पर मेज़ होता है, यहाँ पर वीट होता है, यहाँ पर चिकपी मटर होता है, पल्सेस दाल होते हैं। ओके, ये पंजाब में इस तरह के जो है ग्रो होते हैं क्रॉप्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर किस तरह का खाना खाया जाता है, तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, दीज आइटम्स आर कंज्यूम्ड बाय द पंजाबी पीपल। ओके, और यहाँ पर पीने के लिए बेवरेज क्या होते हैं, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, टी। ओके, ऐसे अगर आप देखो कर्नाटका का तो यहाँ का क्रॉप्स अलग है, राइस है, रागी है, उड़द है और कोकोनट है। तो यहाँ पर जो खाना है वो भी अलग है, इडली, डोसा, सांबार, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे और पालिया, रसम, राइस। और यहाँ पर बेवरेज है बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। इसी तरीके से मणिपुर में राइस, बम्बो, सोयाबीन होता है और वहाँ पर खाना है राइस, उसके बाद इरोम्बा, उसके बाद उट्टी, उसके बाद ग्रीन अनियन करी, अच्छा ये उसी में है। उसके बाद क्या है ये सिंगजू, कांगसोई है ना। वहाँ पर ब्लैक टी पीते हैं जिसमें क्या होता है, दूध नहीं होता है, ब्लैक टी में दूध नहीं डाला जाता है, बिना दूध की चाय। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे कैसे क्रॉप्स होते हैं, हमारे यहाँ पे राइस होता है ना, पेडी होता है, उसके अलावा वीट होता है, मेज़ होता है, पल्सेस होते हैं। तो यहाँ पर जो खाना है वो भी किस तरह का है, उसी तरह का है। यहाँ पर लोग क्या खाते हैं, यहाँ पर लोग जिस तरीके का खाना आप पंजाब में देख रहे हो, थोड़ा पंजाब से मिलता जुलता आप कह सकते हो, है ना। यहाँ पर भी लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, है कि नहीं है। यहाँ पे लोग खीर खाते हैं, यहाँ पर भी पूड़ी यहाँ पे लोग पसंद करते हैं, लिट्टी चोखा यहाँ का स्पेशल डिश है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है, और हम लोग पीने के लिए टी हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूध वाली, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टली दूध भी कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लस्सी, छाछ वगैरह भी हमारे यहाँ खाया जाता है। तो जिस तरीके से अलग अलग स्टेट का यहाँ पर कुछ दिया गया है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इंडिया के अलग अलग रीजन में स्टूडेंट्स अलग अलग किस्म का खाना होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज जो रीजन में मिट्टी जैसी होगी वहाँ पर वैसे क्रॉप्स होंगे, जैसा हवा पानी होगा, वेदर जिस तरीके से होगा, वहाँ की जो वेदर में वार्मथ कितनी है कि नहीं है, कितना कूल है, कितना वार्म है, उस हिसाब से वहाँ का वेदर, और मिट्टी जिस हिसाब से है वहाँ पे उस हिसाब से क्रॉप्स, जैसे क्रॉप्स उस हिसाब से वहाँ का खाना। क्योंकि एक बात बता, हमारे यहाँ पर अगर गेहूँ होता है तो हम गेहूँ का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे ना भाई, बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कैसे इसमें वेरिएशंस आ गए, आपको इसको एनालाइज करना है। ओके बच्चों, और यहाँ पर कह रहा है कि यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कंज्यूम्ड
इन मेनी स्टेट वाइल सम आर ईटेन ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट। अब ये भी क्या देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा खाना है जो सारे स्टेट में लगभग है। अगर आप चावल रोटी की बात करो, ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टेट में है। अगर आप बात करो कुछ स्पेशल जैसे कोकोनट के या सांबार रसम वगैरह की बात करें, दीज आर स्पेशली साउथ इंडियन डिशेज। ओके, सो यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें पूरे इंडिया में और कुछ चीज़ें किसी एक इस पर्टिकुलर क्या हो स्टेट में हो। व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड द लोकली ग्राउंड क्रॉप्स? तो रिलेशन तो बिल्कुल है, जैसा क्रॉप्स होगा वैसे फूड आइटम्स होंगे। यस, जैसे क्रॉप्स जहाँ पर उगाए जाते हैं बच्चों, वैसा ही फूड आइटम वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है। दिस इज द रिलेशन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। ठीक है, वही चीज़ है कि जैसा क्रॉप्स जिस स्टेट में ग्रो होता है वैसे ही खाना उस स्टेट के लोग खाते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। ये चीज़ मैं पहले ही से कहता आ रहा हूँ, इंडिया के अंदर बहुत किस्म के सॉइल और बहुत किस्म के क्लाइमेट पाए जाते हैं इंडिया में। जाहिर सी बात है, इसी वजह से यहाँ पे क्रॉप्स भी बहुत अलग अलग होते हैं अलग अलग स्टेट में। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग लोगों के खाने का स्टाइल भी क्या है, अलग अलग है, डाइवर्सिटी इसीलिए है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट कंडीशन। अब जाहिर सी बात है, जैसी क्लाइमेट होगी, जैसा सॉइल होगा, वैसे क्रॉप्स होंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप जहाँ चाहो वहीं पे वीट उगा लो, जहाँ चाहो वहीं मेज़ उगा लो, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जो सॉइल होता है वो भी किसी स्पेशल क्रॉप्स के लिए, पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फिट होना चाहिए, समझे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रॉप कहीं भी उगाना चाहो तो उग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। और डिमांडिंग क्यों है? इलायची। अब इलायची हम हर जगह कर लेंगे क्या? हाँ, एप्पल आप कर लोगे अपने यहाँ पे? आप बिहार में एप्पल उगा लोगे? नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि क्रॉप और क्लाइमेट वैसा नहीं है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आइए, कह रहा है इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द पर्टिकुलर रीजन। अब देखो, जहाँ पर कल्टिवेशन जैसा होगा, जैसे फसल उगाए जाएंगे, वो एक रीज़न हुआ। दूसरा, टेस्ट प्रेफरेंस। अब ये क्या है, देखो हमारे बिहार के लोग ज़्यादा थोड़ा तीखा मसालेदार खाना पसंद करते हैं। गुड। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा सेम हो। अगर आप राजस्थान की बात कर लो तो वहाँ का खाना थोड़ा अलग होता है। उसके अलावा अगर आप गुजरात की बात कर लो, वहाँ मीठा खाना पसंद करते हैं। सुना है कि दाल में भी वहाँ पे चीनी डालते हैं। यस, वहाँ मीठा खाना पसंद करते हैं लोग। मैंने कॉमेडीज़ में सुना है, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी में, कि मीठी दाल होती है वहाँ पे। ये कहने का मतलब है कि टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। ओके, कल्चर भी है, जैसे कि आप रिलीजन के हिसाब से कह सकते हो, कास्ट के हिसाब से कह सकते हो। कुछ खाना स्पेशली किसी कल्चर का हिस्सा होता है, इसीलिए भी वेराइटीज़ होती हैं। एंड द ट्रेडिशंस, और जैसा चलता आ रहा है। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है? चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी आई होप। इसी तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए क्लियर करता चला जाऊँगा। सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो आपको करना है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, दैट ही विल ऑल्सो और शी विल ऑल्सो फाइंड आउट द बेस्ट वीडियो आई थिंक, ओके, ऑफ NCERT ऑन यूट्यूब। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यू हैव लर्नड दैट फूड हैबिट्स आर वेरी अक्रॉस स्टेट। आवर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन मे डिफर फ्रॉम वन अनदर। अब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे पूरे स्टेट में अलग अलग जगह पे जो अलग अलग किस्म के खाना खाए जाते हैं, उसी को कह रहा है कि आपने ये सीखा। ओके, हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। क्या हमारा खाने का जो स्टाइल है और हमारा खाना पकाने का जो स्टाइल है, फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, दीज आर चेंज्ड। ओके, बाय द टाइम चेंज हुआ है क्या? पहले जैसे खाना खाते थे और पहले जैसा खाना पकाते थे, क्या आज के टाइम पे भी सिमिलर और सेम है? यस, इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है। बाय द टाइम दिस थिंग चेंज्ड। ठीक है, खाना भी चेंज हुआ है और खाना पकाने का जो अलग अलग मेथड है वो भी चेंज हुआ है। ओके, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सीनियर्स से क्वेश्चन करने हैं। अपने घर में दादी नानी हैं, उनसे क्वेश्चन करने हैं, या अपने फादर लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, मदर से पूछ सकते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके टाइम पे कैसे खाने खाए जाते थे और किस तरह के यूटेंसिल्स और किस तरह के जो है चूल्हा इस्तेमाल होता था उसके खाना पकाने के लिए। ओके, तो आप पाएंगे कि पहले ज़माने में काफ़ी अलग होता था आज के कंपेयर में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए चूल्हा, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल स्टोव कह सकते हैं। ये था मिट्टी तेल वाला स्टोव, भी मैंने देखा है बचपन में यूज़ करते हुए। फिर ये देखो आप आज के टाइम पे ये कैसा मॉडर्न स्टोव हो गया। अब तो इससे भी मॉडर्न हो गया, इलेक्ट्रिक वाला हो गया है कि नहीं है ना? हमारे इधर तो नहीं आया है, बट चाइनीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं या बहुत सारे लोग।
तो अब इससे भी एडवांस आ चुका है। अगर आप देखोगे तो ऐसे सिलबट्टा जो होता था, स्टोन ग्राइंडर, इससे हम पीसते थे, ग्राइंडर इससे हम पीसते थे मसाला या बहुत कुछ, लेकिन अब इससे नहीं पीसते हैं, बल्कि करके हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर ये हो गया। यूजुअली लोग यही वाला यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी आपसे पूछा जाएगा। टाइम के साथ चेंज तो हुआ है, नो डाउट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें जो पूछताछ करी उससे क्या पता चला। कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कुलिनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसी कुकिंग प्रैक्टिस को कुलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, पकाने का तरीका। हैव चेंज्ड ओवर टाइम, क्या बदला है। यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, है ना, कुलिनरी प्रैक्टिस। एक अच्छा खासा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो पहले था पकाने का तरीका और जो आज है उसमें। ओके, अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा। मेरे घर पे मैंने सुना है कि, मतलब मेरे घर पे नहीं, मैंने अम्मी लोगों से सुना है कि मिट्टी के बर्तन में चावल पकाए जाते थे, ठीक है, वो लोग जब छोटी थी तो दैट इज़ चेंज्ड। आई हैव नेवर सीन दैट टाइप ऑफ थिंग इन आवर लोकल एरिया नाउअडेज। तो कहने का मतलब है कि होता है यार, चीज़ें बदलती हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, और वो और भी होते थे, घुमाने वाला होता था एक। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द नेम। दिस डेज वी यूज एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। जाहिर सी बात है, ईजी कर देता है हम लोगों को अगर हम किसी ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वेयर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आप ही बताइए क्या और तरीके हो सकते हैं। यस, देयर कुड बी एनी डिफरेंट मेथड। Why have these culinary practices changed? अब ये बदला क्यों, ये आपको सवाल किया जा रहा है कि पहले वैसे खाना पकाया जाता था और आज ऐसे पकाया जाता है। Why? आखिर इस बदलाव के पीछे की ज़रूरत ही क्या थी। Why it is changed over time? ठीक है, these changed may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication. This is important, okay? So students, I will mark out this, okay, and also you can take a mark to your notebook or your textbook, so that when you will revise by your book you can get that which lines are important in our NCERT. Okay, so these changed. How this is occurred? This is occurred due to the factors such as technological development, improved transportation and better communication. How this happens? Okay, now I'm going to explain you. देखो, होता क्या है कि जब आप चूल्हा का इस्तेमाल करते हो तो उसमें धुआं निकलता है। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आँख में प्रॉब्लम आते हैं, जैसे सांस में प्रॉब्लम आते हैं। यस, उसके अलावा मान लो अगर आप स्टोव यूज़ करते हो, वहाँ पे धुआं नहीं निकलता, वहाँ पे टाइम भी कम लगता है, खाना जल्दी पकता है, बिकॉज उस हीट में ज़्यादा एनर्जी होती है। यस, उसके अलावा वो जो धुआं होता है दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट के लिए भी तो अच्छा नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखो तो वो जो गैसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादा क्या है, इजी टू यूज़ है, हम उसको छोटे से जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूल्हा के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए, लकड़ी रखना पड़ता है, उसके लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे फैसिलिटीज़ आए, जैसे जैसे हमारे डिमांड्स आए, वैसे वैसे चीज़ें हमने अपने हिसाब से खोजी, ज़रूरत के हिसाब से, जो हमारा टाइम बचा सके, जो हमारे हेल्थ के लिए बेटर हो, जो हमारे काम को और आसान कर दे और जल्दी कर दे, है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि ग्राइंडिंग का ही देख लो आप, अगर आप सिलबट्टा से करते थे तो उसमें टाइम लगता था, ज़्यादा मेहनत होती थी, है ना। लेकिन अगर आप उस पर भी कंट्रोल कम होता था उस पर, हालांकि टेस्ट वाइज शायद वो ज़्यादा अच्छा था या शायद हेल्दी भी था। ठीक है, मैं उस पर अब ज़्यादा डिबेट नहीं करूंगा, बट एक सिंपल सी चीज़ है, ग्राइंडिंग मशीन ने उसके जगह पर टेक ओवर क्यों किया, बिकॉज उस मशीन ने टाइम बचाया, इजी किया, है कि नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल हुए लोग उससे। सो ड्यू टू टेक्नोलॉजीज। और एक चीज़ जो यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो ग्राइंडिंग मशीन लाइक वी कांट मैन्युफैक्चर इट इन आवर होम, so we will just make an order to Amazon, Flipkart or any online company and it will deliver to our home. So how it happens? This is due to the transportation ease. Yes, so this is also important. If transportation was not there, so how it could be just very normalized? Never. तो कहने का मतलब है कि this is also a factor, students. अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा है कि
कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ द मेन चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है, कि आखिर कंपोनेंट क्या है फूड के, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्या है वैसी चीज़ें जो खाना को खाना बनाती हैं और इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। मेडू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, उनके स्कूल में एक फेस्टिवल लगा है जो ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल है ना, ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। द थीम ऑफ द फेस्टिवल ईट हेल्दी लिव हेल्दी। क्या करो, ईट हेल्दी, हेल्दी खाओ और हेल्दी जीवन जियो। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप फोटो में देख सकते हो कि राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, आसमी फूड यहाँ पर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्टेट के फूड में, ठीक है। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड डिशेज। डॉक्टर है ना, पोशिता एक डॉक्टर हैं जो उसी इसमें मेले में है, और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट है न्यूट्रिशन के बारे में जानती हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, और वो क्या बताती हैं सबको, बच्चों हेल्थ ही हमारा असल क्या है, वेल्थ है, असल धन है। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास हेल्थ नहीं है सो आपके पैसे का या आपके किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह के आसानी का जो आपके पास मौजूद है, उन सब का कोई काम नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत सारे पैसे हैं, अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है सपोज़ करो, तो आप उन सब का क्या मज़ा ले पाओगे? जवाब है नहीं, आप नहीं ले सकते। सो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में, बिकॉज हेल्थ के बाद ही बाकी चीज़ें होंगी ना जिसको आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में घूमने का टाइम हो, खेलने का टाइम हो, कोई भी चीज़ है वो सब कुछ हेल्थ के बाद ही है। अगर हेल्थ होगा तो आप सब कुछ एंजॉय कर पाओगे, अगर हेल्थ नहीं होगा तो वह सब कुछ बेकार है। ओके, सो डॉक्टर पोशिता आल्सो टेल्स द सेम थिंग टू द स्टूडेंट। ओके, लाइए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। अब वो ऐसा क्यों कह रही थी? हैव यू एवर मिस्ड अ मील, आपने कभी खाना मतलब भूखे रहे आप, कभी आपने खाना छोड़ा है? हाउ डू वी फील व्हेन यू मिस अ मील, जब आप भूखे होते हो तो क्या फील करते हो? सब ने छोड़ा होगा, कभी ना कभी स्किप करा होगा। मान लो आप कभी खेलने चले गए, मान लो कभी आप क्या बोलते हैं कि कहीं घूमने चले गए और आप नहीं खाए, दोपहर को नहीं खाए या सुबह को भी नहीं खाए, तो आप कैसा फील करने लगते हो? आप लो फील करने लगते हो, ऐसा लगता है कि एनर्जी है नहीं आपके बॉडी में, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, चलने का मन नहीं करता, है ना? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे लिखा है कि वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। वाई डू वी, वाई, है ना, अगर जब हम नहीं खाते हैं तो हम लेस एनर्जेटिक फील करते हैं। वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज, है ना, वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? मैराथन रनर क्या होता है? एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत लंबी रेस दौड़ता है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दौड़ता है, बहुत लंबी लंबी रेस होती है इनकी। तो कह रहा है कि ये जो मैराथन रेसर होते हैं ये कैसे अपने एग्ज़ाम कह रहे हैं, अपने खेल के पहले या और बाद में ग्लूकोज ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। क्यों? वेरी सिंपल, बिकॉज उस ग्लूकोज से उसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी यूज़ करके वो दौड़ता है और दौड़ करके फिर जो एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो फिर बाद में पीता है और उसको क्या करता है? थोड़ा बैलेंस करता है। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज इन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, क्या? ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक नया वर्ड आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। देखिए स्टूडेंट, हमने कहा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यस, द चैप्टर वाज स्टार्टेड फ्रॉम देयर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूड मेनी थिंग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ओके, मिनरल्स। ठीक है, वो 5 जो हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं उसमें से पहला है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड हमारा शुरू हुआ और एक है कार्बोहाइड्रेट, आएगा अगला हमारे पास प्रोटीन या फैट, फिर आएगा विटामिन, मिनरल्स। कहने का मतलब है कि आपको याद रखना है यहाँ से स्टूडेंट्स कि कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। देखो अभी सिर्फ यही चीज़ नहीं, आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स है? एनर्जी का। और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो। आप इतना कह सकते हो मीठी चीज़ें होती है ना, मीठी चीज़ें देती हैं हमें कार्बोहाइड्रेट,
वो देते हैं हमें एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो आप, ये फोटो देखो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो एंड मेज। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं। एक चीज़ हमारे पास आ गया, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट ऑफ फूड है, वो हमें एनर्जी देता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो वीडियो को करो लाइक। शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सवाल कर रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा मीठी चीज़ें हैं ना। शुगर भी क्या है? शुगर कैन से शुगर बना है। शुगर ऑल्सो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि वो एक केमिकल जैसी चीज़ है, बिल्कुल C6H12O11 एक केमिकल है, लेकिन वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और उससे भी हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। अगला चीज़ कह रहा है, व्हाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? हम ठंडे में लड्डू क्यों खाते हैं? यहाँ पे देखो सवाल भी कर रहा है। ठीक है, यस, माई ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घीज एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। क्या कह रहा है कि मेरी दादी ने कहा था कि लड्डू में जो नट्स होते हैं, घी होता है ना, वो हमें ना गर्म रखते हैं, इसीलिए हम विंटर में खाते हैं। हमारे सवाल का जवाब भी यही मिल गया, है कि नहीं है? अब देखो क्या कह रहा है, लड्डू में क्या क्या होता है? बेसन होता है, व्हीट फ्लोर होता है, घी होता है, एमॉन्ग मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज, यही सब होता है। उसके अलावा गूंद होता है, एडिबल गम, है ना। उसके अलावा नट्स है, नट सीड्स है, घी है, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल आर ग्रुप्ड अंडर अमाउंट ऑफ काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल एंड ग्रुप्ड ऑयल, सॉरी, वेरियस काइंड्स, यहाँ से घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनोदर काइंड ऑफ फूड, है ना, कंपोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। देखो हमने फूड कंपोनेंट की बात शुरू करी थी। फूड कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ गया था, वो हमें एनर्जी दे रहा था। दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया हमारे पास? फैट आ गया। क्या आ गया? फैट। एक हो गया, दो हो गया, अभी और पढ़ेंगे तीन। ठीक है, देखो उसका एग्जाम्पल्स था, हमें मीठी चीज़ों से वो मिल रहा था, ये हमें तेल वाले चीज़ों से मिलता है। फैट हमें कहाँ से मिलता है? जहाँ तेल होता है। गुड। सोर्स ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये फैट प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं। नट्स सच एज ग्राउंडनट, वालनट, कोकोनट्स एंड, है ना, आलमंड्स एंड सीड्स सच एज, है ना, पंपकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्स ऑफ फैट, है ना, इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा, सोर्स ऑफ फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एग्जांपल्स हो गए कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं फैट, वो तो हम फोटो में भी देख लेंगे। उसके अलावा कह रहा है फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट भी दे रहा था, लेकिन वो एनर्जी इंस्टेंट दिया, हम लोगों ने काम किया, ये रखा, ज़्यादा ये स्टोर नहीं होता। कौन? कार्बोहाइड्रेट। बट फैट हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है बच्चों, जमा हो जाता है। अगर फैट का स्टोर जो हमने रखा हुआ अपने बॉडी में यूज़ नहीं होगा, वही मोटापा होता है। ठीक है, तो फैट क्या हो सकता है? ऐसी एनर्जी है, हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी है, डबल एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन वो हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा तो वो मोटापा के रूप में बीमारी बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों को फैट का जो कंजम्पशन है वो कम करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। फैट के आप सोर्सेज देख लीजिए, क्या है? कर्ड है, आलमंड्स है, यहाँ पर कैशू नट्स है, ड्राई फ्रूट सारे ही आ गए। उसके अलावा आसमी सीड्स है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, वालनट है, सनफ्लावर है, और यहाँ पर पिस्ताचोइस, चियोस, क्या है ये? पिस्ता क्वेस, जो भी है। उसके अलावा ये बटर है ना क्या है ये? जो भी है, पिस्ता है, पिस्ता तो सुना हमने, बाकी का नहीं पता यार, गरीब लोग हैं। बाकी का ये देख लो, यहाँ पर सारे ऑयल्स हैं, चाहे आप मिल्क देख लो, यहाँ पर सनफ्लावर का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, उसके अलावा कोकोनट ऑयल है, घी है, ये सब क्या है? ऑयल है। ठीक है, तो सारे आप इतना याद रखो। देखो कार्बोहाइड्रेट में मीठी चीज़ें आती हैं अक्सर, ठीक है, जो हम लोग मेनली मेजर फूड होता है हमारा, वो क्या होता है? चावल रोटी होता है। मैं अपनी बात तो स्पेशली कर रहा हूँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अक्सर जगहों पर चावल रोटी ही असल होता है फूड का पार्ट हमारे इंडिया में, वो कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोग खाते हैं फैट्स। फैट्स तो हमारे हर खाने में होता है, बिकॉज हम तेल तो हर खाने में इस्तेमाल करते ही हैं। तेल या घी, कोई पराठे में घी इस्तेमाल कर रहा होता है, तो कोई सब्जी में हम तेल तो एटलीस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है? फैट होता है। तो आप यूँ समझ लो, फैट मतलब तेल वाली चीज़ है। ठीक है, थोड़ा ऐसे याद रखने के लिए। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
दोनों चीज़ें, दो कंपोनेंट अभी हमने पढ़ा, अभी और 3 बाकी है, एक कार्बोहाइड्रेट एक फैट, ये दोनों एनर्जी गिविंग है। क्या है बच्चों? एनर्जी गिविंग है। इसका नाम याद रखेंगे क्या? एनर्जी गिविंग फूड। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आपको और भी सोर्स पता लगाने हैं कि कार्बोहाइड्रेट फैट और कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है पोलर बियर के बारे में। अच्छा, फैट के बारे में एक बात कही गए थे अभी कि वो क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब वो स्टोर रह सकता है। देखो पोलर बियर में वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। पोलर बियर है ना एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसके अंदर में ना बहुत, स्किन के अंदर ना नीचे बहुत फैट जमा रहता है, ठीक है। और दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, और उसका एनर्जी का सोर्स है, मतलब उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसी फैट का यूज़ कर लेगा, ठीक है। आगे कह रहा है इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। अब जब वो महीनों लंबे विंटर स्लीप करते हैं, ठीक है, जिसको हम हिबरनेशन कहते हैं, वो उसी फैट का उस टाइम पर यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप सोचो महीनों तक कोई जानवर खाएगा नहीं, सोया हुआ रहेगा, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये जो फैट होता है इसके पास ना, उसी फैट से उसको एनर्जी मिल रही होती है। इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। अब एक फैक्ट और बता देता हूँ, पोलर बियर में जो मेल होता है वो तो घूमता फिरता रहता है साल भर, वो नहीं छुप रहा होता है। जो फीमेल होती है, और स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, वो अपने बेबीज़ को बेबीज़ बर्थ के टाइम पे क्या करती है ना कि किसी गुफा में छुप जाते हैं, केव में, ठीक है। और वो 4 से लेकर 8 महीने लंबे तक क्या कर सकते हैं? उस गुफे में स्टे करेगी, ठीक है। और तब तक उसके बॉडी का जो फैट है ना, वही फैट वो कंज्यूम करेगी, उसी फैट से उसको एनर्जी मिलता रहेगा। वो बाहर न शिकार करने के लिए निकलेगी, ना घूमेगी, ना फिरेगी। कहने का मतलब है कि बहुत दिनों तक वो कैद रहती है, उस टाइम पर उसका यही फैट उसको क्या दे रहा होता है? एनर्जी दे रहा होता है। आइए अब तीसरा कंपोनेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, है ना। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या कह रहा है? फूड में प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर वाज 2 फैक्टर्स, द कंपोनेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स अगेन रिमेंबर दैट फर्स्ट वन वाज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन वाज फैट, एंड द थर्ड नाउ इट केम प्रोटीन्स। क्या? प्रोटीन्स। और प्रोटीन का काम क्या होता है पता है? ग्रोथ का। मेरा चैनल का नाम क्या है बच्चों? प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन मतलब आपकी भी ग्रोथ होगी यहाँ पर। ओके, प्रोफेशनल टीनेजर्स हो आप, आपकी भी ग्रोथ होगी यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि प्रोटीन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आवर फूड का, फूड कंपोनेंट का तीसरा हिस्सा है। मिल्क प्रोडक्ट और पल्सेस जो हैं ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं, यहाँ से हम लोगों को मिलता है प्रोटीन। स्पोर्ट पर्सन्स नीड प्रोटीन्स इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल्स। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना बच्चों, मॉडलिंग कर रहे होते हैं, उसके लिए उसको चाहिए प्रोटीन। सेल्स ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। कह रहा है क्या? पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सम एक्सेलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर, ये एग्जांपल्स हैं, पल्सेस, बीन्स, पीज, नट्स। उसके बाद एनिमल सोर्स में अगर हम देखेंगे तो वो मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग, फिश एंड मीट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया? बॉडी बिल्डिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जो छोटे बच्चे जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं, 2-4 साल के बच्चे बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था उनका बॉडी, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन मिलेगा तो उसका ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। जो कटा फटा होता है ना, वहाँ पर भी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, नए सेल्स डेवलप होते हैं तभी जा करके वो घाव भरता है, उसमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में डैमेजेस डेली होते हैं और डेली वो डैमेजेस रिपेयर होते हैं, वो सब प्रोटीन के ज़रिए से हो रहा होता है। इसी तरीके से ग्रोथ चाहे किसी भी तरह का, आपका बॉडी बिल्डिंग की वजह से ग्रोथ हो, ऐसे ही नॉर्मल हाइट ग्रोथ वाला ग्रोथ हो, या आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो रेगुलरली ग्रो कर रहे होते हैं, आपके नाखून है, आपके बाल हैं और भी कुछ, तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जो ग्रोथ है वो सब किससे है? ऑफकोर्स प्रोटीन से ही है। याद रखिएगा बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत लार्ज अमाउंट में हम लोग को इसे खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सही अमाउंट बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ पर कह रहा है कि इसके सोर्सेज आपने देख ही लिए, फोटो में देख लो और क्लियर हो जाओगे। क्या? मूंग है ना, तुअर, किडनी, गरम, पीज, सोयाबीन, ये सब क्या है? दाल के टाइप है। आप वैसे भी देखो प्रोटीन में आप ऐसे याद रखो, जैसे हमने कहा था मीठी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में याद रख लो, तेल का चीज़ फैट में याद रख लो, दाल सब प्रोटीन हो गया, दाल वाले सारे प्रोटीन हो गए, और अंडा, गोश्त, मछली ये सब प्रोटीन वाले हो गए, ठीक है। अब मिल्क की क्या बात करें, मिल्क तो हर जगह घुसेड़ दो इनको, ठीक है। इनके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जहाँ डालना है डालो, कंप्लीट फूड है वो तो हर जगह है, ठीक है। आइए सर आगे यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रोटीन्स रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। देखो यहाँ पर भी एक बात कह रहा है कि प्रोटीन क्या करता है? ये बेसिकली हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर में हेल्प करता है। मैंने अभी आपको बताया। दीज आर देयरफॉर द कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या था?
कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या था स्टूडेंट, रिपीट करो मेरे साथ, वो था एनर्जी गिविंग फूड। अब प्रोटीन क्या है, सॉरी ऐसे उंगली नहीं करता भाई मैं ऐसा कर रहा था ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग फूड। आ जाओ, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूड इन द डाइट ग्रोइंग चिल्ड्रेन, है ना, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब सही अमाउंट में चिल्ड्रेंस को स्पेशली क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ताकि उसका ग्रोथ हो सके। अगर प्रोटीन नहीं होगा ना स्टूडेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे छोटे बच्चे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने अभी ये बात तो बताई आपको। विच फूड ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर योर डाइट, डेली डाइट। अब देखो आपके डाइट में कौन सा खाना है और कौन सा नहीं है, ये वाले आपसे पूछा जा रहा है। आई थिंक कि सभी आपके खाने में होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो उसको शामिल करो भाई, क्योंकि हमने अभी तक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में जाना। क्या वो तीनों किस्म के खाने आपके डाइट में है शामिल? अगर नहीं है तो शामिल करो। चलो एक और फैक्ट है, मशरूम का नाम आपने सुना होगा। ये मशरूम जो होता है, जिसको छत्ता वत्ता बोलते हैं, ये जंगल में पाया जाता है और इसकी खेती भी की जाती है। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? देखे होंगे। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। कहाँ ग्रो होते हैं? डार्क और मॉइस्ट प्लेस में, अंधेरे में ग्रो होते हैं। इसको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और खाने वाले मशरूम्स, क्योंकि सभी मशरूम्स खाए नहीं जाते हैं, लेकिन जो एडिबल मशरूम्स होते हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। खाने में इसका टेस्ट सोयाबीन जैसा होता है एंड आई लाइक्ड इट व्हेन फर्स्ट टाइम आई ईट। ओके, चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ। Why do you think we are advised to include, है ना, सर्विंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड इन आवर डेली डाइट? आखिर हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे डेली डाइट्स में वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, प्लांट बेस्ड कुछ जैसे साग वाग होने चाहिए, और हमें डेली अमाउंट में कुछ फ्रूट्स भी खाने चाहिए? क्यों? क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा कि फूड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो उसके अलग अलग सोर्सेज भी हैं। तो अगर हमको सारे कंपोनेंट्स के फूड, यानी फूड के सारे कंपोनेंट्स अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारा जो हेल्दी बॉडी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि आपको सारे कैटेगरीज को इंक्लूड करने के लिए अपने बॉडी के अंदर आपको सारे ही किस्म के खाने खाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए let us understand the importance of other food components by regarding to the following two cases। अब यहाँ पर दो केसेस दिया है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हो। एक केस है, मैं इसको आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 1746 की बात है, जब लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा सी वाले, है ना, रास्ते से। उस टाइम पे क्या होता था कि जो लोग नाव वाव चलाते थे ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ड्यूरिंग अ वोयाज इन 1460, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड बोल करके एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, जो सेलर नाविक जो होते थे, जो समंदर में जाते थे बहुत लंबे सफ़र तक, उसके दांत और उसके मसूड़े में प्रॉब्लम आता था, मसूड़ा फूल जाता था, खून निकलता था मसूड़े से। उसने ये प्रॉब्लम देखा और इस स्कॉटिश फिजिसिस्ट जो है, ये डॉक्टर साहब ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो सेलर नींबू या संतरा जैसी चीज़ें खाते थे अपने सफ़र में, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आते थे। तो उसने एक चीज़ पता लगाया कि ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, मतलब मसूड़ा फूलना और उससे खून निकलना, ये प्रॉब्लम, इसका बीमारी का नाम है स्कर्वी। एक चीज़, दूसरा कि ये बीमारी जो है ना, ये विटामिन सी की कमी से होती है, यानी खट्टे चीज़ ना खाने की कमी से होती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसने पता लगाया कि अगर आप रेगुलरली जैसे कि नींबू या संतरा, ऑरेंज या आप ऑनियन जैसी, सॉरी ऑनियन मैंने कह दिया, अगर आप यहाँ पर ये लोग क्या खा रहे थे, हाँ लेमन ही तो, लेमन और ऑरेंज जैसी चीज़ें अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो अपने डाइट में, तो आपको जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1? आपको यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये चीज़ हमें पता चला कि स्कर्वी एक बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग वगैरह होता है और हमारा सोलो हो जाता है, फूल जाता है, सोलन, है ना, ये मसूड़ा फूल जाता है, ये बीमारी स्कर्वी है। ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है और विटामिन सी हमें खट्टे चीज़ों में मिलता है। तो अगर हमारे डाइट में खट्टी चीज़ें शामिल होंगी तो हमें ये स्कर्वी का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चला। ओके, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस ओके टॉपिक। केस 2 यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स। एक और साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जो हिमालयन रीजन था और जो नॉर्थन प्लेन्स था, ठीक है, इधर क्या देखा गया कि ये गले में ऐसा सोलन टाइप का एक बीमारी देखा गया कि गला फूल जाता था, जिसको हम लोग घेग कहते थे। क्या कहते थे? घेग कहते थे। इसको इंग्लिश में गोएटर कहते हैं। ओके, ये बीमारी देखने को मिली थी। तो फिर उसने रिसर्च करा तो पता चला कि यहाँ की जो मिट्टी है, यानी नॉर्दर्न प्लेन की और हिमालयन रीजन की, वहाँ के मिट्टी में
ये आयोडीन की कमी है। आयोडीन एक मिनरल है, आयोडीन की कमी है जिसकी वजह से यहाँ के जो प्लांट्स हैं या वाटर है यहाँ पर आयोडीन नहीं पाया जाता, और आयोडीन की कमी की वजह से यहाँ के लोगों में ये गोइटर जैसे बीमारी देखने को मिलती है। फिर उसने क्या करा, उसने उसका सप्लीमेंट निकाला और ये प्रॉब्लम को बताया। फिर सरकार ने क्या करा, इसका इलाज निकाला। कैसे इलाज निकाला कि नमक में आयोडीन को एक्स्ट्रा मिलाया गया। नमक में मतलब समंदर से जो नमक एक्सट्रैक्ट करके लाए थे, बनाए थे, उस नमक में आयोडीन एक्स्ट्रा से मिलाया गया, है ना, और फिर भेजा गया। अब जो लोग नमक का तो इस्तेमाल करेंगे खाने में, जब नमक का इस्तेमाल करते थे खाने में, सब्जी वब्जी में, तो वहाँ पर उसको आयोडीन भी मिलने लगा, जिससे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम बाय द टाइम ख़त्म हो गया। और अब तो मुझे बहुत रेयर केस में ये प्रॉब्लम कहीं देखने को मिलता है। मैंने भी बचपन में ये जो बीमारी है बूढ़े पुराने लोगों में ही देखी है, अब तो नहीं देखता। ठीक है, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है गोइटर। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे नेक में फूलता है। ठीक है, अब ये आयोडीन नमक में भी पाया जाता है और ये मिट्टी उट्टी, नमक में तो मिलाया जाता है, पाया तो वैसे जाता है मिट्टी वगैरह में, लेकिन अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे या आयोडीन हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा तो गोइटर जैसे प्रॉब्लम आएंगे, और अगर हम लोगों को आयोडीन मिल गया तो हमारे गोइटर जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, गोइटर बेसिकली एक बीमारी का नाम है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हमने सीख लिया कि आयोडाइड साल्ट जो होता है, आयोडीन मिला हुआ नमक जो होता है, ये हेल्पफुल होता है ना, हमारे इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। आइए एक और चीज़ एक्स्ट्रा हम लोग को जाननी चाहिए, क्या, साल्ट फार्मिंग, मतलब साल्ट की जो खेती होती है ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है अगरियाज। ठीक है, अगरियाज कम्युनिटी है ना, ये वो लोग जनजाति हैं जो लोग नमक की खेती करते हैं। कहाँ पे, गुजरात में। एरिया है आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये जगह का नाम है, और गुजरात के दूसरे पार्ट्स में ये जाति ट्रेडिशनली खेती करते आ रहे हैं नमक का, मतलब इसके बाप दादा से उधर से पूरा पुश्ता से चलता आ रहा है। ठीक है, फॉर 8 months दे लिव इन दिस एक्सट्रीम हीट ऑफ द डिजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम स्वीट वाटर, ओके, सी वाटर। वो लोग 8 महीने की कड़ी मेहनत करते हैं बच्चों, धूप में, रेगिस्तान में, तब जा कर के समुद्र के पानी से वो लोग नमक निकाल पाते हैं। कहने का मतलब है कि नमक निकालना एक बहुत ही मेहनती, लेबोरियस, है ना, हार्ड वर्किंग चीज़ है, इसीलिए हमें इसको भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब कह रहे हैं, हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड्स कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। अब यहाँ पर हमने 3 तो देख लिया फूड कंपोनेंट, कौन कौन, प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। अब और के बारे में आप कैसे जानोगे, चलिए लेट अस कंडक्ट अ सर्वे, एक सर्वे करते हैं जहां पर आपको अपने पड़ोस में, आसपास में जाना है, और वहां पर कुछ यहाँ पर नीचे में लिस्ट दिए गए हैं, है ना, किस किस को कैसे कैसे बीमारी है, उसके सिम्टम्स देखने हैं, और उसके बाद क्या करना है, आपको उसके लिस्ट आउट करना है, ओके, और उसके बाद उसके सिम्टम्स को और उसके बीमारी को देखने के बाद उसको क्या कमी है ये पता लगाना है। ऐसे कैसे हो पाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा छोटा मोटा डॉक्टर बनाया जा रहा है यहाँ पर क्लास 6 में। तो देखो आपको ये लिस्ट दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, कुछ फूड कंपोनेंट जिसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। देखो हमने पहले 5 बात करी थी कंपोनेंट्स की, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन हमने पढ़ लिया था। हमारे पास 2 और बच गए थे, वो है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन भी बोल सकते हैं, विटामिन और मिनरल, ठीक है। हमें कुछ विटामिन के बारे में और कुछ मिनरल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाना है, ठीक, जिसमें से एक है विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखो ये जो विटामिन ए है ये हमें क्या करता है, क्या इसका फंक्शन है हमारे बॉडी में, काम क्या है, ये हमारे कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी, स्किन और आई को हेल्दी रखता है, विजन को हेल्दी अच्छा रखता है। ये कहाँ से मिलता है ये विटामिन ए, ये मिलता है पपाया से, कैरोट से, मैंगो से और मिल्क से। अगर आप ये चीज़ें खाते हो तो आपको विटामिन ए मिलता है। लेकिन अगर आपके विटामिन ए की कमी हो गई बॉडी में तो आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको पुअर विजन होगा, कम दिखाई देगा, लॉस विजन इन डार्कनेस, रात को नहीं दिखाई देगा, उसको रतंधो कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, ये खाना खा करके कर सकते हो, पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क। आइए विटामिन B1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखो ये क्या करता है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। देखो
हार्ट अगर हमारा अच्छे से काम करेगा दैट मीन हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स फिट होंगे। तो ये हार्ट को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कौन, विटामिन B1। और इसका सोर्स क्या है, लेगम्स, जितने भी आपको है ना, चना उना है, जितने भी आपको दाल वाल है, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब आपको हेल्प करता है विटामिन B प्रोड्यूस करने में। और अगर आपको विटामिन B की कमी हो गई बॉडी में तो बेरी बेरी जैसी बीमारी हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, स्वेलिंग और टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, हाथ पैर में जलन होगी, झंझनाहट होगा, ओके, और ट्रबलिंग इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, और आपका हार्ट बीट में प्रॉब्लम आएगा। विटामिन C अगर इसकी कमी हो गई, ये देखो इसका काम पहले देखो, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, बीमारियों से लड़ने में विटामिन C हेल्प करता है, जैसा कि आपने देखा एक हमारा नाभिक वाले हिस्से में। और फिर क्या देखा, आंवला, गावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ये वो खाना है खट्टा वाला जिनसे हमें विटामिन C मिलता है। अगर आपको ये खाना आपने अपने खाने में शामिल नहीं करा तो इसकी कमी हो जाएगी खाने में, आपके बॉडी में। और अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में तो एक बीमारी हो गई जिसका नाम है स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है गम्स से, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, घाव जो है जल्दी भरेगा नहीं, और आपके मसूड़ा वगैरह में ब्लीडिंग होगा। अगर एक और चीज़ है विटामिन D यहाँ पर, जिसमें क्या होता है, काम क्या है इसका, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्दी टीथ हेल्थ। विटामिन D जो होता है ये बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कैल्शियम का काम है वैसा ही कुछ, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प होता है। जो धूप से कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसके लिए विटामिन D हेल्प करता है बच्चों, है ना। और अगर मान लीजिए क्या कि ये आपको चाहिए तो क्या करना होगा, आपको एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप में आधा घंटा बैठना होगा, थोड़ी देर बैठना होगा। मिल्क पी सकते हैं, बटर, फिश, एग्स वगैरह हेल्प करेगा, ये विटामिन D आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसकी कमी बॉडी में हो गई तो रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाएगी आपको। और ये बीमारी क्या होता है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, तो हड्डी जो मुड़े हुए होते हैं, पैर हाथ की हड्डी मुड़ जाते हैं बच्चों, ये इसी विटामिन D की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। आइए कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है। कैल्शियम ये एक तरह का मिनरल है। देखो ऊपर में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, अब मिनरल के बारे में। कैल्शियम क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था ऊपर में, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये 1 2 3 4 यहाँ तक विटामिन था, और ये 1 2 3 क्या है, मिनरल है। कैल्शियम जो होता है हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। ये कहाँ से मिलता है, मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया और पनीर हो गया। ये आपको अगर नहीं मिला, अगर आपके बॉडी में इसकी कमी हो गई, किसकी, कैल्शियम की, तो बोन एंड टीथ डिके, हड्डी में प्रॉब्लम आएंगे, दांत में प्रॉब्लम आएंगे। वीक बोन्स टूथ डिके, दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे, हड्डी कमज़ोर पड़ जाएगी। आयोडीन भी एक तरह का क्या है, आपने पहले भी इसका नाम सुना अभी थोड़ी देर पहले, एक तरह का मिनरल है जो कि हेल्प करता है हमारे फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ को। हमारे बॉडी में बहुत इसका कंट्रोल है बच्चों। आप कहेंगे कैसे, देखो ये जो एड्रिनल होता है, सॉरी एड्रिनल कह रहे हैं, यहाँ पर जो है ये बेसिकली ग्लैंड होता है जिसमें आयोडीन का बहुत बड़ा हेल्प होता है, ठीक है। और ये ग्लैंड हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और आयोडीन का इसमें हाथ होता है। और आयोडीन अगर आपके बॉडी में नहीं रहा तो अच्छे से आप बहुत कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन बहुत कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीवीड खाना पड़ेगा, है ना, वाटर चेस्टनट खाना पड़ेगा, उसके अलावा आयोडाइज साल्ट खाना पड़ेगा। आयोडाइज साल्ट तो सभी खाते हैं, घर पे सभी के आते ही हैं। उसके अलावा आप समुद्र का कोई खाना खा सकते हो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। अगर इसकी कमी हो गई तो गोइटर जैसी बीमारी होगी, और गोइटर बीमारी क्या होता है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, अगर यहाँ पर फुला हुआ होता है जिसको गोइटर होती है। एक और चीज़ है आयरन। आयरन जो होता है बेसिकली बच्चों ये भी एक तरह का मिनरल है, और ये हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के लिए। देखो ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आपके बॉडी में यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा तो आपको सांस में प्रॉब्लम आएंगी। यस, तो आयरन की कमी से सांस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, बीट रूट खाइए, पोमग्रेनेट खाइए, लाल लाल चीज़ खाइए, है ना, आपको आयरन मिल जाएगा।
ठीक है। अगर इसकी कमी हो गई तो एनीमिया होगा, ये एक बीमारी है। उसके अलावा अगर ये कमी हो गई तो आपको वीकनेस होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। देखो सांस में प्रॉब्लम आएगी, कमजोरी हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो ये सब था। अब मैं एक और चीज़ कह दूं कि ये पूरा ही जो यहाँ पर आपको दिया गया ये चार्ट है, ये पूरा ही VBI है और इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये पूरी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, कि कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स का क्या काम है, क्या सोर्सेज हैं, और इसके कमी से लैक ऑफ द विटामिन एंड कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, अभी जो हमने फिगर देखा 3.5, यू हैव लर्न दैट विटामिन। अब वहां पर हमने विटामिन कौन कौन सा पढ़ा, A B1C D, ये पढ़ा हमने विटामिन के बारे में। वहां पे मिनरल्स कौन कौन सा पढ़ा, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आर 2 ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। देखो अब क्या बोल रहा है, हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा। कह रहा है कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा विटामिन और मिनरल, ये भी कंपोनेंट ऑफ द फूड है। तो कितना हो गया, विटामिन मिनरल 5 हो गए। अब आप ये 5 कंपोनेंट ऑफ फूड याद कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ये हमें बीमारियों से बचाता है, बट हाउ कैन वी कंज्यूम विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर ओवरकम, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं इनकी कमी से जो बीमारी हो सकती है। तो ये हम अपने डेली डाइट में क्या कर सकते हैं, खाने को शामिल कर सकते हैं। डेली डाइट में हम खाना को शामिल कर सकते हैं जिसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम लोगों को इसका डिफिशियंसी डिजीज नहीं होगा, है कि नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि विटामिन जो होता है वो ऐसे ग्रुप में देखो तो 5 ग्रुप में, ठीक है, A B C D E और K, ठीक है, और 13 किस्म के लगभग विटामिन होते हैं। ठीक है, जीके के लिए याद रखेंगे। आइए अब यहाँ पर देखो, मैंगो, कैरोट, पपाया, ये इस तरह के मिल्क, ये सब है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो पंपकिन सीड, पनीर, राइस, मिल्क तो हर जगह है भैया, है ना, फ्लैक्स सीड, व्हीट, ये सब में क्या पाया जाता है, B1 पाया जाता है विटामिन। और यहाँ पर देखो आप एडिबल मशरूम, बटर, फिश, एग, मिल्क तो हर जगह। विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन सी के लिए देखो आप यहाँ पर खट्टी चीज़ें, टोमेटो, ऑरेंज, गावा, ग्रीन चिली और लेमन, ये सब क्या है, विटामिन सी के सोर्सेज हैं। तो ये सब सोर्सेज हैं जो आपको किताब में जितने भी फिगर्स हैं आपको किताब में बहुत गौर से देखना है और याद रखना है बच्चों। ठीक है, कि किस में क्या पाया जाता है, क्योंकि आपको अपने फूड में ये सब चीज़ें शामिल करनी है। अगर कुछ कम है आपके फूड में, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ कम नहीं होना चाहिए, सब ग्रुप में से कुछ ना कुछ हमको खाते रहना चाहिए ताकि हम क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें। आगे बढ़िए, कह रहा है कि फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, है ना, फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस डेली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखो बच्चों, एक बहुत BBI इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फूड कंपोनेंट्स दैट आर प्रोवाइड एनर्जी, जो क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, सपोर्ट ग्रोथ, जिससे ग्रोथ होता है, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, है ना, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, जो हमारे बॉडी को रिपेयर भी करता है, कटा फटा घाव भी ठीक करता है और बीमारियों से बचाता है। एंड मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शन, और बहुत सारे फंक्शन बॉडी में जो चीज़ें हो रही हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो भी बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं, जो मेंटेन कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों। एक नाम था फूड कंपोनेंट्स, एक नाम है न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली वो जो फूड कंपोनेंट्स थे ना, वही सब चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को मेंटेन करती हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, यही सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और यही सब क्या है, फूड कंपोनेंट्स हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। मैंने बताया आपको। चलिए, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। देखो जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गया, क्या, कार्बोहाइड्रेट और फैट था एनर्जी गिविंग, प्रोटीन था बॉडी बिल्डिंग, अब विटामिन और मिनरल क्या हो गया, प्रोटेक्टिव। सॉरी मैंने गलती बोल दिया, प्रोटेक्टिव उसको बोल दिया प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली ग्रोथ है। ठीक है, देखो फिर से कहता हूँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग, ठीक है, और आपको प्रोटीन ग्रोथ मेंटेनिंग, और आपको विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो ये 5 हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, और ये हो गए आपके अलग अलग 3 किस्म के काम जो न्यूट्रिएंट्स या फूड के कंपोनेंट्स हमारे लिए करते हैं। ठीक है, अब कह रहा, दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी, योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना।
क्या कह रहा है, ये सब हम लोग को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और आपके पेरेंट्स आपको हर तरह का खाना खिलाते होंगे, यानी मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली, हमेशा ये सब खिलाते होंगे अलग अलग तरीके से। क्यों? दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। आपको ये सब इसलिए हमेशा रोज़ साग सब्जी इसलिए खिलाते हैं ताकि क्या हो, आपको लगातार ये विटामिन और मिनरल मिलता रहे। ऑल्दो विटामिन एंड मिनरल आर रिक्वायर्ड ए स्मॉल अमाउंट्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, बट दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, लेकिन हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अमाउंट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हम काम करते हैं, ठीक है, फैट भी थोड़ा चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन्स जो होते हैं, ये ज़्यादा नहीं चाहिए जितना कार्बोहाइड्रेट या फैट चाहिए या प्रोटीन चाहिए, लेकिन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही रोज़ चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सके। ओके बच्चों, व्हाट डिफरेंसेस डू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल। अब आपसे एक सवाल करता है कि कच्चे वेजिटेबल में और पके हुए वेजिटेबल में आप क्या डिफरेंस देखते हो? यस, उसके कलर में, उसके और भी चीज़ों में। हैव यू एवर नोटिस द वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प। हाँ बिल्कुल, पहले तो कुड़कुड़ा रहता है, लेकिन जब आप उसको सिझा देते हो, जब आप उसको पका लेते हो, एक तो कलर उसका ख़त्म हो जाता है जो ग्रीन खूबसूरत सा रहता है, और दूसरी बात है क्या कि उसका क्रिस्पी भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat। ज़्यादा हीट की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं बच्चों, ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम थोड़ा सा फल और थोड़ा अनकुक्ड वेजिटेबल भी शामिल कर ले अपने भोजन में, अपने खाने में, अपने डाइट में? यस, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, कुछ कच्चा भी हम लोग को शामिल करना चाहिए। क्यों? ताकि हम लोग को जो लॉस हो जाता है, जो विटामिन मिनरल्स, वो हमें मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मे आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। धोना, काटना, इससे भी क्या होता है, कुछ फ्रूट्स के और विटामिन मिनरल्स लॉस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हाउएवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी, है ना, थ्रूली वाश्ड बिफोर कंजप्शन। जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत लॉस हो तो हो, लेकिन हम लोगों को वो धो करके ही खाना चाहिए, बिना धोए नहीं खाना चाहिए। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, क्या सब प्लांट्स या एनिमल से ही मिलते हैं? जवाब है नो। मेधु, है ना, मेधु न्यूट्रिएंट्स लाइक साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर फ्रॉम रॉक्स। कुछ पत्थर से या समुद्र के पानी से भी हम लोग को कुछ न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, वो तो प्लांट या एनिमल नहीं है। उसके अलावा विटामिन डी जो होता है वो नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू द सनलाइट। सनलाइट से भी हम लोग को वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मिल जाता है। कौन? विटामिन डी। वो तो कोई प्लांट या एनिमल नहीं है। तो सिर्फ प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम लोगों को मिलते हैं एक्स्ट्रा में। ओके बच्चों, आई होप कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। एक नई चीज़ आ गई, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स तो हमने सुना था, लेकिन ये डाइटरी फाइबर क्या हो गया? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? इन एडिशनल टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नॉन एज रफेज। देखो बच्चों, एक नई चीज़ आ गई, क्या? रफेज। क्या कह रहा है कि हमको वो सब तो चाहिए ही, 5 चीज़ जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े, न्यूट्रिएंट्स पढ़ा हमने 5, उसके अलावा हम लोग को वाटर और फाइबर्स चाहिए, हम लोगों को रफेज चाहिए। क्या चाहिए? रफेज चाहिए। वाटर भी एसेंशियल है, ज़रूरी है, और हमारे लिए कुछ कच्चा पदार्थ, कुछ कच्चा खाना जो हम लॉस कर देते हैं खाना पकाने से, वो भी ज़रूरी है। ओके बच्चों, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये जो रफेज है वो तो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट या मिनरल तो नहीं देता, बट यहाँ पर क्या कह रहा है? एसेंशियल, है ना, कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमको देता वो सब नहीं है, लेकिन इसका अलग ही काम है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर ए स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स। देखो, ये हमें क्या चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। जो चीज़ें हमारे बॉडी में अपच हो जाएंगी उसको पचाने में हेल्प करता है। उसके अलावा गंदगी निकालने में, है ना, आसानी से जो हमारा, है ना, टॉयलेट में आसानी के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रफेज इन आवर फूड्स इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय सुइटेबल प्लांट प्रोडक्ट। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि ये कहाँ से मिलता है?
तो ये मेनली मिलता है प्लांट के प्रोडक्ट से। हम लोग जो सलाद खाते हैं ना बच्चों, सलाद में हम लोग को रफेज मिलता है। आप खीरा समझ लो, आप चुकंदर समझ लो, आप गाजर समझ लो, मूली समझ लो, आप धनिया, गोभी का पत्ता, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं एज अ सलाद। और वही सलाद हमें क्या देता है बच्चों, रफेज देता है। इसीलिए रफेज भी हम लोगों को, सलाद भी अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, खाने का पाचन अच्छा हो। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से वाटर का भी आप पता चलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेज एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। ये सब चीज़ रफेज का सोर्स है। मैंने जैसे कहा, आप सलाद समझ लो बस। ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्राउंड एंड प्लांट बेस्ड, जो हमारे यहाँ पर ही जो चीज़ें उगाई जाती हैं अपने आसपास, वो चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा है। टू एक्सटेंट पॉसिबल, ओके, टू द एक्सटेंट है ना पॉसिबल, इज़ नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट आल्सो गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड आवर प्लांट। देखो क्या कह रहा है कि अपने आसपास में लोकली जो चीज़ें ग्रो की जाती हैं, जो उगाई जाती हैं, हम लोगों को वो खाना खाना चाहिए। ये हमारे सिर्फ सेहत के लिए अच्छा ही नहीं, बल्कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। कैसे, चलो अभी आगे बताते हैं। माई ग्रैंडमा हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल। दादी को जो है ना वॉशरूम में प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ईट फूड दैट हाई इन फाइबर। अब मुझे समझ में आया, ये कह रहा है कि दादी को क्यों बोला गया था कि वो हाई फाइबर वाली चीज़ें खाएं। वो क्या खाएं, दादी क्या खाएं, सलाद खाएं। क्यों, क्योंकि अगर वॉशरूम में प्रॉब्लम होती है तो फाइबर वाला खाना, पानी और फाइबर वाला खाना, रफेज जो है वो ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, फैट एनर्जी के लिए, ज़्यादा भी नहीं कम मात्रा में, प्रोटीन ग्रोथ के लिए, और उसके अलावा विटामिन और मिनरल प्रोटेक्शन के लिए, और फाइबर वगैरह जो होता है वो डाइजेशन के लिए। ठीक है बच्चों, रफेज। अभी इसके बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, लिस्ट ऑफ फ्यूड। अच्छा, ये बाद में करते हैं, पहले इसका समझो कि देखो, जब आप अपने लोकल एरिया में ग्रो होने वाले चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो एक तो वो फ्रेश मिलता है, एक अच्छी चीज़ ये है, पैकेज्ड नहीं होता है ना, आप लोकली उसको ख़रीद के ला सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बाहर से कोई पैकिंग वाली चीज़ें आती हैं तो उसमें गाड़ी का इंजन यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, पेट्रोल यूज़ होता है, जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, सॉरी, वो एक दोबारा न बनने वाला क्या है, आपको ईंधन है, फ्यूल है। वो फ्यूल हम खुद से नहीं बना सकते, पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। एक तो हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है उसमें से वो लिमिट एनर्जी सोर्स है, वो ख़त्म हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें धुआं निकलते हैं, है कि नहीं, गाड़ी से धुआं निकलते हैं, और वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा होता है। तो आपका खाना आप तक पहुँचने के लिए आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, है कि नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि जो लोकली ग्रोन कोई भी चीज़ होगा, आपके आसपास में कोई चीज़ उगाई जाती है, आप उसको खाओगे तो आपके आसपास के किसानों को हेल्प होगा, है कि नहीं है, उसका एक बिजनेस ग्रो होगा, उनके भी घर चलेंगे। ठीक है, तो अपने आसपास के आप ध्यान रखना चाहिए। वाटर इज़ आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब ये क्या कह रहा है, पानी क्यों ज़रूरी है। हमने तो रफेज देखा कि चलो डाइजेशन में पानी इसलिए ज़रूरी है। देखो, आप खाना खाए, पेट में गया, और वहाँ पे जो खाना डाइजेस्ट होगा, जिसमें से आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, वो एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, वो जो पेट से ब्लड में जाने का प्रोसेस है, उसके लिए पानी ज़रूरी है। पानी ही वो बीच का है ना सोर्स है जो उसको लेके जाएगा। ठीक है, इसीलिए पानी एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़रूरी है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्वेट एंड यूरिन। पेशाब के ज़रिए से, पसीने के ज़रिए से ये हमारे वेस्ट को भी क्या करता है, बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। और इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, पानी सफिशिएंट रूप में पीना चाहिए। बराबर पानी जितना चाहिए बॉडी को, वो हम लोग को पीना चाहिए। क्या सोर्स हो सकता है पानी का, एक तो हम लोग डायरेक्ट पानी पीते हैं, वो है ही। उसके अलावा हम लोग जो है दाल पीते हैं तो दाल में पानी है, दूध पीते हैं तो दूध में पानी है, जो खाना हम खाते हैं उसमें पानी है, जो सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं उसमें भी पानी है। तो पानी तो ऑलमोस्ट हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें रहता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या, कोलुथुर गोपालन। ठीक है, 1918 में पैदा हुए थे, 2019 मतलब 2-4 साल पहले इंतकाल कर दिए। इन्होंने एक न्यूट्रिएंट्स रिसर्च जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, बेसिकली क्या था कि इसने ना 500 अलग अलग किस्म के जो खाना था उसने ये करा, टेस्ट करा कि किस खाने में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। सपोज करो दाल में क्या न्यूट्रिएंट्स है, सोयाबीन में क्या न्यूट्रिएंट है, चावल में क्या न्यूट्रिएंट है, इसने करा, पता लगाया। फिर देखा कि किसका क्या दाम है, कौन कितना महंगा है। जाहिर सी बात है सारे ही लोग सारे ही किस्म का खाना नहीं खा सकते। तो जो
ऐसा कुछ खाना पता लगाया कि कौन सा खाना है जो गरीब लोग भी खा सकते हैं, लेकिन उसको सारा न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको वो सब कुछ मिले जो हमारे बॉडी को चाहिए। मतलब 5 कंपोनेंट में से पांचों कंपोनेंट मिले, फाइबर्स भी मिले। उसके लिए रिसर्च करा उसने और फिर पता लगाया, और फिर उसने क्या करा, इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आई, क्या 2002 में क्या पीएम पोषण योजना जो इनिशिएट हुआ, सरकार ने चलाई। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बैलेंस फूड प्रोवाइड करा गया, बैलेंस फूड आगे आएगा, प्रोवाइड करा गया सरकार के द्वारा हर एक सरकारी स्कूल में बच्चों को। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको घर पे बैलेंस फूड नहीं मिल पा रहा था, उनको बैलेंस फूड मिल पाया। अब इससे क्या होता है, देश का बच्चा ही अगर सुरक्षित नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, देश का फ्यूचर कैसे हेल्दी होगा, है कि नहीं है। इसीलिए बच्चे को हेल्दी रखना ताकि मेंटली और फिजिकली वो अच्छे से ग्रो हो और फिर बाद में देश की तरक्की हो, क्योंकि बच्चे तरक्की करेंगे तब ना देश तरक्की करेगा, है कि नहीं बच्चों। तो कहने का मतलब है कि इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करी, है ना, पीएम पोषण योजना, इसी की वजह से आ पाया, ठीक है। और फिर इंडिया को और बहुत सारे बच्चों को इसकी वजह से हेल्प हुआ। चलिए, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब देखिए कंपोनेंट्स जो हमने पढ़ा, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने टेस्ट करा, लेकिन हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से खाने में क्या पाया जाता है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो, लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। ठीक है, चलो पता लगाते हैं। इसके लिए है कि सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, जो कि पेड़ पौधे में पत्ते वगैरह में पाया जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है ये। ओके, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, एनर्जी गिविंग, उसी का टाइप है स्टार्च। ठीक है, जो कि फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। कुछ सिंपल टेस्ट से कुछ चीज़ें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग आसानी से घर पे टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को टेस्ट करने के लिए लैब में ही जाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो जो हम घर पे इजीली कर सकते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, चलो पहला एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, अलग अलग किस्म का खाना ले लेना है। क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको स्लाइस ऑफ पोटैटो ले लेना है, कुकुम्बर ले लेना है, ब्रेड ले लेना है, बॉयल्ड राइस ले लेना है, गरम चना ले लेना है, पीनट्स ले लेने हैं, ऑयल ले लेना है, बटर लेना है, ठीक है, और कोकोनट ले लेना है। ये सब ले लिए, आपके पास बहुत सारा आइटम हो गया। सब टेबल पे रख दो अलग अलग करके। अब ले लो आयोडीन का ये सोल्यूशन। क्या कर दो, आयोडीन का ये सोल्यूशन ले लो। आयोडीन का सोल्यूशन ड्रॉप में ले लिया और सब खाना पे थोड़ा थोड़ा डाल के देखो। जिस खाना में आयोडीन का सोल्यूशन कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, मतलब डार्क ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, एकदम डार्क ब्लू, तो समझ जाना है ना कि पक्का यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आप यहाँ पर देख लो कि जिसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा बच्चों, समझ जाना कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। यानी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने का एक तरीका हो गया। स्टार्च जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जैसे ही आयोडीन जाएगा तो आयोडीन उसके साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर बना लेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम किसका टेस्ट कर सकते हैं, स्टार्च का, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, उसका टेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा है क्या, एक्टिविटी 3.6 में है कि हम लोग इस बार टेस्ट करेंगे फैट का। देखो फैट के बारे में आपको सिंपल सा बता देता हूँ। पहले ही बताया मैंने आपको कि ऑयली होता है, जो ऑयली चीज़ें हैं उसमें फैट है। अब समझो आपके पेपर में कभी आपने तेल लगा हुआ नहीं देखा है, तो पेपर में जब तेल लगता है तो क्या होता है बच्चों कि वो जगह थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, एक धब्बा नहीं बन जाता। तो आप जो खाना लाए थे ना टेस्ट करने के लिए, वो सब खाना रख करके पेपर में देखो, पीस पीस करके ऐसा थोड़ा दबा दबा करके, फटना नहीं चाहिए पेपर। ठीक है, अगर पानी होगा वो तो सूख जाएगा, लेकिन अगर तेल होगा तो वो सूखेगा नहीं, एक तरह का धब्बा बन जाएगा पेपर में, मार्क हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑयल है। तो आप ऑयल को इस तरह से पेपर से टेस्ट कर सकते हो, बटर पेपर जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन का टेस्ट है। प्रोटीन के टेस्ट में फिर से आपको क्या करना है, वही सब कुछ लेना है जो सब खाना आप लिए थे। इस बार थोड़ा प्रिकॉशंस दिया हुआ है कि आपको थोड़ा कुछ ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। क्या ध्यान रखना है, इसमें कुछ केमिकल यूज़ होने वाले जो हार्मफुल भी हो सकते हैं आपके बॉडी में। तो आपको क्या करना है, आपको वो सब केमिकल ऐसे यूज़ नहीं करना है, अपने टीचर्स के रिस्पॉन्स में यूज़ करना है। और अगर कभी कोई बॉडी में कुछ लग जाता है केमिकल तो जल्दी से धो लेना है पानी से। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। करना ये है कि जो खाना आपने लिया था उसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, जो सूखा सूखा था। मान लीजिए चावल का आटा ले लो आप, गेहूँ का आटा ले लो आप मान लो नारियल का सूखा हुआ भूसी ले लो, चना का सूखा हुआ बेसन ले लो, है कि नहीं है, ऐसे ऐसे ले लो चीज़ें और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो। अलग अलग डाल दिए, सब में पानी मिला दो, क्योंकि वो सब सूखा हुआ पाउडर था। पानी मिलाओ, सबको मिक्सचर बना लो, घोल बना लो। ठीक है, मिक्सचर बनाने के बाद सब में डालो कॉपर सल्फेट का 1-1, 2-2 बूंद। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने डाल रखा है, बूंद डाल दिए।
अब फिर सर में कास्टिक सोडा डालो, सब में लैब में मिल जाएगा आपको। डालने के बाद आप सबको हिला करके छोड़ दो 10 मिनट तक, ठीक है। और क्या देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद कि उसमें से कुछ का कलर ऐसा वायलेट कलर का, बैगनी कलर का हो गया है। तो जिस वाले मार्क कर देना पहले किस में कौन सा आपने मिक्सचर रखा था, तो जिसका कलर वायलेट हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, समझ जाना कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि एक ही चीज़ में प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, ऐसा हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, होता है, ऐसा होता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको की गई है। यहाँ पर लिखा है व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम द टेबल 3.3, क्या कंक्लूजन बिना विच फूड आइटम शो द प्रेजेंट ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, यस होता है, मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, किसी में प्रोटीन भी है और फैट भी है। आपने देखा होगा, आपको क्या करना है, उसका इस टेबल में भरना है कि पोटैटो में बिफोर आयोडीन टेस्ट कैसा था, आयोडीन टेस्ट के बाद क्या था, आपने क्या एक्सपेक्ट करा था कि उसमें फैट था कि नहीं, और आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि फैट निकला या नहीं। इस तरीके से प्रोटीन टेस्ट में उसका कलर पहले कैसा था, बाद में क्या था, वो लिखना है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा किस में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, किस में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं थे। आपको ये वाला प्रैक्टिकल के बाद भरना है, ठीक है। आइए बैलेंस डाइट एक अलग टॉपिक 3.4 हमारे पास आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है? आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन, क्या सबको सभी एक ही जैसा न्यूट्रिएंट्स चाहिए बच्चों? जवाब है नहीं। सबको एक जैसा न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होगा? क्या आपके दादी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके नानी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या वो सेम है? मतलब हर एक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन का अमाउंट सेम है? वही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड्स द सेम टाइप ऑफ सेम अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नहीं। Requirements of the types and amounts of nutrients is in our diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on। कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट डिसाइड करेंगे ऐसे कि अलग अलग चीज़ें जो है डिसाइड करेंगी कि कैसा न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। क्या एक छोटा बच्चा है, मैंने कहा उसको ग्रो करना है, उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा। एक मजदूर है जिसको मेहनत वाला काम करना है, उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होगा। एक आदमी है जो ठंडे जगह पर रह रहा है और मेहनत मजदूरी करता है, उसको फैट चाहिए होगा, है कि नहीं, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाता है। एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बनाता है, उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। एक मैराथन वाला है, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा। एक बीमार इंसान है, उसका विटामिन मिनरल्स चाहिए होगा। कहने का मतलब है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट चाहिए होता है। सबको सेम खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्टिविटी भी करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कह रहा है, आपको लिस्ट करना है ना, कि हफ्ते में आपने जो सबसे शुरू में लिस्ट बनाया था कि कब क्या खाना खाते हैं, है ना, क्या उसमें हर एक किस्म का न्यूट्रिएंट्स है जो आपने ऊपर पढ़ा? अगर मान लीजिए कि कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना, तो उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है ताकि आपको बैलेंस डाइट मिले। अब क्या है बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या? अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट, सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि सब कुछ तो है लेकिन सब बराबर है, सब बराबर नहीं, जो जितना चाहिए उस हिसाब से, है ना। इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नाउन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं ऐसे डाइट को जिसमें एसेंशियल सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो और सही मात्रा में हो, सही अमाउंट में हो, ओके, और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बना हो, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को बैलेंस डाइट खाना चाहिए, यानी हमारे डाइट में, हमारे ब्रेकफास्ट में, हमारे लंच में, हमारे डिनर में ऐसा शेड्यूल हो कि हम लोगों को सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सिर्फ चावल खा रहे हैं, एक दिन सिर्फ रोटी खा रहे हैं, एक दिन सिर्फ दाल पी रहे हैं, एक दिन सिर्फ और सिर्फ मछली खा जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो हम लोगों को सही अमाउंट में सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा और हम हेल्दी नहीं रह सकेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दो। एक और एक्टिविटी है जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 2 पैकेट्स दिखाए गए हैं आपको। एक पैकेट है किसका? पोटैटो वेफर का, मतलब आपको चिप्स का, और एक पैकेट है आपको चना का, ठीक है। ये 2 पैकेट में आप देखो क्या क्या है, ठीक। यहाँ पर 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम ही पोटैटो वेफर है और 100 ग्राम ही चना है। दोनों में एनर्जी देखो आप, इसमें एनर्जी 536, एनर्जी कितना है इसमें? 536 किलो कैलोरी है, इसमें एनर्जी 355 किलो कैलोरी। एनर्जी तो चलो भैया इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है एनर्जी, बस एनर्जी। खा के कहाँ आपको दीवार तोड़ने है आपको। अब देखो फैट, ये इसमें 35 ग्राम है, फैट है, अच्छा खासा फैट है इसमें। देखो
फैट 6 ग्राम, फैट कम है। फैट अच्छी चीज़ नहीं है, मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है ना, इसमें 53 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 58 ग्राम है, लगभग सेम ही है। एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी देता है। प्रोटीन इसमें 7 ग्राम है, 7 ही ग्राम है, 7 ग्राम। इसमें 18 ग्राम है बच्चों, 100 ग्राम। देखो सेम उतना ही आलू चिप्स, उतना ही चना अगर आप खाते हो तो मैं बात कर रहा हूँ, 18 ग्राम आपको इसको प्रोटीन मिल जाएगा, एक अच्छा खासा प्रोटीन का अमाउंट। फाइबर्स जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, देखो 4.8 ग्राम। अब फाइबर 16 ग्राम। देख लो बच्चों, कहने का मतलब है कि ऐसे ओवरऑल खाली एनर्जी है इसमें, फैट है तो फैट तो मैंने पहले कहा था कि डबल एनर्जी गिविंग है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पाएगा, दीवार नहीं तोड़ पाओगे तो वो फिर चर्बी बन के मोटा हो जाओगे। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पर पूरा एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, 355, 536, लेकिन इसमें क्या है, आपको फैट कम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो बराबर है, प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर्स ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी को चाहिए एक बैलेंस किस्म का खाना है ये, ठीक है। ये एक तरफा खाली मोटापा नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे खाना हम लोगों को खाना चाहिए। अब यहाँ पर इसी के बारे में कुछ लिखा गया है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज? आप कौन सा चूज करोगे? ऑफकोर्स मैं चना चूज करूंगा। वाई? क्योंकि चना ज़्यादा हेल्दी है। आइए, सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। अब कुछ में कैलोरीज ज़्यादा है, हाँ कैलोरीज ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें फैट है ना, और फैट है तो कैलोरी ज़्यादा हो ही जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसमें प्रोटीन मिनरल लो है, विटामिन डाइटरी फाइबर ये सब कम है। दीज आर कॉल्ड जंक फूड, इसको जंक फूड कहते हैं, इसको नहीं खाना चाहिए ज़्यादा बच्चों, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब हो गया जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं वो सब। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दे आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है बच्चों। दे मेक्स अ पर्सन ओबेस, मोटा बना देता है। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिताज स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। याद रखना है क्या, हेल्थ ही असल हमारा क्या है, वेल्थ है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स अ हेल्दी बॉडी। अगर आप जंक फूड अवॉइड करोगे, हेल्दी डाइट खाओगे, बैलेंस डाइट खाओगे तो आपको एक हेल्दी बॉडी मिलेगा। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर, है ना, लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। और एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको क्या चाहिए सर? एक अच्छे सेहत चाहिए। विच ऑफ द टू फूड स्टडीज एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड अ जंक फूड? अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, कौन लेवल किया होगा उसमें कि इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, कौन लेवल किया होगा? FSSAI। देखो, पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दी न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। अब फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स, वो पैकेट जो बेचा जा रहा है आपसे, उस पैकेट में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, कितना कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना। एक पैकेट आप खरीदे उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है लिखा होना चाहिए, और होता भी है। ओके, समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ओके, कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिला जाता है ज़रूरत पड़ने पे, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे आयोडाइज्ड साल्ट, नमक में आयोडीन मिला ना, एक्स्ट्रा मिलाया गया ना। एंड सम बेबी फूड, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, क्या होता है बच्चे लोग को खिलाते हैं जो भी खाना है ना, बच्चे लोग को एक पैकेट में क्या खिलाते हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं है, लैक्टोज होता है शायद, ठीक है। वो उस सब में क्या होता है, एक्स्ट्रा से मिलाया जाता है न्यूट्रिएंट्स, ताकि बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स उस नेचुरली उस फूड में नहीं था उसको वहाँ पर ऐड करके उसको दिया जा सके, पहुँचाया जा सके। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो रेगुलेट करती है क्वालिटी फूड की, और पूरे इंडिया के अंदर लोगों को ये बताती है कि किस फूड की क्या क्वालिटी है, ठीक है। अब है माइलेट्स, न्यूट्रिशनल रिच मिनरल्स। अब क्या कह रहा है, मिलेट्स के बारे में कह रहा है। मिलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली इसमें न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स है, ये वो अनाज है जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ज्वार, बाजरा, रागी एंड सानवा, ये सब जो है 3.9 में यहाँ पर कुछ फिगर भी दिया। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भाई इंडिया ही में ये सब है, इंडिया ही में पैदा हुआ ये सब।
ये वो क्रॉप्स हैं, दिस कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया के अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी अच्छी बात क्या है, ठीक है, दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड मिलेट्स। और इसमें हाईली न्यूट्रिशन होता है, मतलब अच्छा खासा न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, और इसको हम लोग मिलेट्स कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं। ओके बच्चों, हैव यू एवर हैड ऑफ फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स? क्या आपने कभी ऐसा कोई खाना खाया है? मिलेट्स आर ए स्मॉल साइज ग्रेन, इसके दाना छोटा होते हैं, एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। सालों से लोग इस तरह का खाना खाते आए हैं। दे हैव, है ना, रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमेरस हेल्थ बेनिफिट्स। अब लोग दोबारा से लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत क्या है, हेल्दी बेनिफिट्स हैं। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड आयरन्स एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स। इसमें यह सब कुछ पाया जाता है अच्छा खासा, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसीलिए हम लोग इसको पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट, है ना, रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए, नॉर्मल काम करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को मिलेट का, मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए अपने खाने में। ये हम लोगों को अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है बहुत आसानी से। ओके बच्चों, अगला है फूड माइल। व्हाट इज़ फूड माइल? फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। फार्म से लेके, बनने से, पैदा होने, उगने से लेकर के हमारे प्लेट तक। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? कैसे पहुंचता है हमारे प्लेट तक? व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड, है ना, इन द प्रोसेस? आखिर कौन कौन सा स्टेप इस प्रोसेस को होने में हम तक है ना? हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें हम तक पहुंचाने में ये रोटी? डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लावर वन सीड ग्रेन, है ना, जर्मिनेट इन द फार्म? एक मरतबा उगाए जाने के बाद हम तक पहुंचाने में कितनी लोगों की मेहनत है? क्या आपको पता है कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है? लेट अस लुक एट द फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। अब देखते हैं इस फिगर को और समझते हैं इस पॉइंट को। देखो, सबसे पहले फार्मिंग की जाती है, वीट को ग्रो किया जाता है। पहली बात तो ये प्रोसेस ही खुद में बहुत लेंदी है, आसानी से नहीं होता बच्चों। 4-5 महीने लग जाते हैं इसमें, खेत में धान को, गेहूं को उगाने में बहुत ज़्यादा किसान मेहनत करते हैं और फिर जाकर के गेहूं उगता है, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद उसको थ्रेशिंग की जाती है, विनोइंग की जाती है, उसमें से जो भूसा है उसको अलग किया जाता है बहुत मेहनत से, फिर उसको सुखाया जाता है और इस तरीके से स्टोर किया जाता है। इसमें भी क्या अलग तरह के मजदूर इस्तेमाल होते हैं, इसमें भी अलग तरह के मजदूर लगते हैं, इसको करने के लिए अलग तरह के मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं। उसके बाद फिर इनको भेजा जाता है मिल तक में, वहाँ अलग तरह के लेबर्स होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, मिल में पीस करके आटा बनाते हैं, और फिर वहाँ अलग तरह के मजदूर उनको पैकिंग करते हैं, छोटे छोटे, या फिर मशीन से पैकिंग होती है और वो पैकेजिंग आपके दुकान तक पहुंचता है। वहाँ अलग तरह के लेबर्स होते हैं, दुकान के शॉपकीपर उसको फिर बेचते हैं, वो एक इन्वॉल्व हो गया इसमें। और फिर आपके पापा खरीद के लाते हैं, आपके मम्मी उसको गूंद करके उसको रोटी बनाती है, और कहने का मतलब है कि ये आपके रोटी आपके प्लेट तक पहुंचता है इतनी दूरी तय करके। इसी दूरी को हम लोग फूड माइल कहते हैं। बच्चों, ये हमको क्यों बताया गया? ये हमें इसलिए बताया गया ताकि हम लोग इसका रिस्पेक्ट करें और अपने खाने को वेस्ट ना करें। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि कितने मुश्किल से आपके प्लेट तक ये रोटी पहुंचा है, कितने लोगों की मेहनत लगी है इस रोटी को आप तक पहुंचाने में, तो आपको इसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके दिल में और आप इसको बर्बाद नहीं करोगे। और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है बच्चों, आप वो भी सोचोगे तो भी आप बर्बाद खाना नहीं करोगे। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item, जो पैकेज आइटम है, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, बनाने वाले, उगाने वाले से लेके जो खा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में, इज़ नाउन एज फूड माइल। इस दूरी को हम लोग फूड माइल कहते हैं। यानी जो खाना उगा रहा है और जो खाना खा रहा है, उस बीच तक जो दूरी है उसको हम लोग फूड माइल कहते हैं। रिड्यूसिंग फूड माइल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। ओके, ये ज़रूरी है कि फूड माइल कम किया जाए। जब आप लोकल लोगों से आप कुछ खरीदेंगे तो फूड माइल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपके गांव से, आपके पड़ोस से आपने चावल खरीद लिया, धान खरीद लिया, तो फूड माइल कम हो गया। ये ज़रूरी क्यों है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं आएगा, इसमें पोल्यूशन नहीं होंगे। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स, लोकल फार्मर को सपोर्ट भी हो जाएगा। एंड इट आल्सो कीप्स आवर फूड रिफ्रेश एंड हेल्दियर, और फ्रेश फूड मिलेगा अपने पास से और हेल्दी फूड मिलेगा अपने पास से, इसलिए ज़रूरी है। ओके, नाउ वन क्वेश्चन इज
देयर, हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड्स हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स, कैसे हेल्प करेगा? तो मैंने आपको बताया कि आप जब एक पैकेजिंग फूड लेते हो तो पता नहीं कहाँ से आ रहा होता है। अगर आप अपने पड़ोस से ले लोगे तो आप हाथ से ही ले आ सकते हो, साइकिल से ला सकते हो, उसके लिए ठेला से ला सकते हो आप, उसके लिए आपको किसी बड़े ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा पैकेजिंग में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे लेबर जो बीच में बेवजह खट रहे होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसका कॉस्ट भी सही कॉस्ट मिल जाएगा, किसको? उस किसान को जो आपके पास हैं, और उसको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स, प्लेट में छोड़ देते हैं बिना खाए जो खाना। वन मस्ट रिमेंबर दैट टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स, उसको ज़रूर याद रखना चाहिए कि कितने लोगों ने, कितने किसान ने और लोगों ने मेहनत करके ये खाना उनके प्लेट तक पहुंचाया है, उसको याद रखना चाहिए। ओके बच्चों, तो खाना कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, उतना ही खाना प्लेट में लीजिए जितना आप खा सकते हैं बच्चों। ओके, इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, ये खाना को बर्बाद होने से बचाएगा। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब कितना आप टाइमलाइन भी बनाइए, ठीक है, एक टाइमलाइन बनाइए कितना टाइम कहाँ लगता है खाना को आपके प्लेट तक पहुँचने में। लास्ट में एक कोटेशन दिया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाइए। कैसा खाना खाइए? ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाइए, साफ सुथरा, है ना। शेयर, बांटिए, एंड रिस्पेक्ट फूड, क्या कह रहा है? शेयर का मतलब क्या होता है? बांटने का मतलब क्या है? कि आपके आसपास में कोई ऐसे भूखे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, अगर आपके पास है तो उनको भी दीजिए। एंड रिस्पेक्ट फूड, और खुद की फूड की कदर कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। सपोर्ट लोकल्स, अपने आसपास के लोगों से खरीदिए, उनको सपोर्ट करिए। पैसे हो गए तो एकदम से उड़ना नहीं है, और लोकल प्रोड्यूसर को क्या करना है? सपोर्ट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार एक्सरसाइज शॉर्ट में देख लेते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कैसा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक आप नहीं किए हैं तो। ओके, चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आपको पिक करना है जो इनमें से क्या है, जो वन आउट ओड हैं, जो अलग हैं। तो ज्वार, बाजरा, रागी माइलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं। चना जो है ये प्रोटीन गिविंग है, ये अलग है, इसको आप अलग कर दो, घेर दो। किडनी बीन, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ये सब तो आपको प्रोटीन गिविंग है। राइस आपको यहाँ पर अलग है, ये कार्बोहाइड्रेट देता है। ट्रेडिशनल मॉडर्न जो था कुलिनरी प्रैक्टिस का, पकाने का जो पहले का मेथड था, और आज जो इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है, क्या डिफरेंसेस है? तो हम लोग देखें शुरू में ही कि कैसे पहले स्टोव्स यूज़ होते थे, पहले के जो चूल्हा स्टोव ट्रेडिशनल वाले होते थे वो क्या होते थे, और आज के टाइम पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल वाला यूज़ करने लगे हैं। और इस तरह से ग्राइंडर कैसे लोग उस वक्त स्टोन का यूज़ करते थे और अभी हम लोग मशीन का यूज़ करने लगे हैं, ये आपको लिखना है। अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसिन। रवि जो है क्यूरियस अबाउट द स्टेटमेंट, रवि को लगता है टीचर ने क्या बोल दिया कि गुड फूड मेडिसिन होता है ना। अब उसको क्वेश्चन कर रहा है टीचर से, तो क्या क्वेश्चन करे? तो क्वेश्चन ये कर दे कि सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गुड फूड एंड द मेडिसिन। एक सवाल तो ये कर सकता है, फिर ये कह सकता है कि विच फूड्स आर वर्क्स एज अ मेडिसिन, या हाउ फूड वर्क्स एज अ मेडिसिन। ठीक है, ये सवाल कर सकता है। चलिए, नोट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी। नॉट ऑल डिलीशियस फूड मतलब सभी खाने में जो अच्छा लगे वो हेल्दी हो ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड, न्यूट्रिटियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल, और सभी अच्छा खाना खाने में अच्छा लगे ये भी ज़रूरी नहीं। जैसे करेला अच्छा ही है खाना, है ना, वो खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसको एंजॉय नहीं करते। ऐसे बहुत सारे सब्जियां हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छा लेकिन लोग पसंद नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है ना। एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही कुछ मिलेट्स हैं, मिलेट्स हमारे देश में उतना पॉपुलर नहीं है, हालांकि न्यूट्रिटियस है कि नहीं है, तो आपको लिखना है एग्जाम्पल्स। मेडू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स, सब्जी नहीं खाता है मेडू, लेकिन वो बिस्किट खाता है, नूडल्स खाता है और ब्रेड्स खाता है। अक्सर उसके पेट में दर्द रहता है, स्टोमक एक लिखा है, और कंस्टिपेशन, और उसको कब्जियत की शिकायत रहती है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, उसको क्या चेंज लाना चाहिए अपने डाइट में? उसको तो पहले बात बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ही शुड कंज्यूम बैलेंस डाइट, ओके, टू गेट ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि बिकॉज ही हैज़ स्टोमक एक प्रॉब्लम एंड कंस्टिपेशन प्रॉब्लम, ही शुड एड फाइबर्स, ओके, ऑल्सो रफेज ऑल्सो एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू हिज डाइट प्लान। क्योंकि अगर रफेज होगा, सलाद होंगे, तभी जा करके ये कब्जियत वगैरह से उसको आराम मिल पाएगा। अगला सवाल है, रेशमा है जो उसको देखने में प्रॉब्लम है कम लाइट में, वो डॉक्टर के पास मिलती है और डॉक्टर उसको देता है कुछ विटामिन की गोली
और फिर उसको कहता है कि तुम जो है कुछ खाना डाइट में शामिल करो। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी है उनको, तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विच डिफिशिएंसी डिजीज, तो विटामिन ए डिफिशिएंसी डिजीज उसको है, विटामिन ए की कमी है तभी देखने में प्रॉब्लम है। विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, कौन सा कंपोनेंट उनके इसमें खाने में कमी है, तो वो है विटामिन ए। और आप कहेंगे कि सजेस्ट सम फूड आइटम। अब विटामिन ए कहाँ से मिलता है, पपाया से मिलता है या मिल्क से मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो जो आपने लिस्ट में पढ़ा कि विटामिन ए के क्या सोर्सेज हैं वहाँ से आप 3-4 नाम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़िए। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, आपको ये सब दिया गया, कैंड फ्रूट जूस, डब्बा वाला जूस दिया गया, आपको फ्रेश जूस दिया गया, या फिर आपको फ्रूट दिया गया, आप कौन सा खाओगे? जवाब है फ्रेश फ्रूट खाएंगे, बिकॉज जो भी पहली बात तो जो कैंड होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी लूज हो चुके हैं, और जो फ्रेश जूस होते हैं उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो फ्रेश फ्रूट होता है उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जूं तूं रहता है, इसीलिए हम लोग जो है फ्रेश फ्रूट खाना जो है ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगला है गौरव जो है गॉट अ फ्रैक्चर, गौरव को फ्रैक्चर हो गया, टांग वांग टूट गया, उसका टांग ही टूटा है। डॉक्टर ने उसको सीधा करके क्या कर दिया, प्लास्टर लगा दिया। द डॉक्टर आल्सो गेव हिम कैल्शियम टेबलेट, और कैल्शियम का टेबलेट दे दिया। फिर दूसरी बार जब डॉक्टर के पास वो गया तो डॉक्टर ने उसको विटामिन डी का भी सिरप दिया, है ना, और कैल्शियम के टेबलेट के साथ साथ, और उसको कहा, है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको, आप आंसर करो इन सवालों का कि व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टेबलेट, कैल्शियम का टेबलेट क्यों दिया? क्योंकि कैल्शियम टू रीमेक आवर ब्रेन, इट हेल्प्स टू मेक स्ट्रॉन्ग आवर बोन्स, ठीक है, तो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए उसने दिया होगा। दूसरी बार विजिट करने पर डॉक्टर ने उसे विटामिन डी का सिरप भी क्यों दिया? बिकॉज विटामिन डी आल्सो हेल्प टू एब्जॉर्ब विटामिन कैल्शियम, ठीक है, तो मेक कैल्शियम इन आवर बॉडी, विटामिन डी से भी कैल्शियम हमारे बॉडी में बनता है, ओके, इसीलिए विटामिन डी का भी सिरप दिया, उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, है कि नहीं है। व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर, है ना, इन गिवन मेडिसिन। दवाई देते टाइम डॉक्टर के दिमाग में, आपके दिमाग में क्या सवाल है कि डॉक्टर ने ऐसा दवाई क्यों दिया? भाई मेरे दिमाग में ये सवाल है, डॉक्टर को याद कैसे रहता है कौन सी दवाई किसको देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास 9 नंबर का है। सुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सही बात है, सुगर कार्बोहाइड्रेट है, हमने पढ़ा। सुगर इज टेस्टेड विथ आयोडीन सोल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज ब्लू ब्लैक, क्यों? अरे बिकॉज ब्लू ब्लैक वही हो सकता है जिसमें स्टार्च हो, शुगर में स्टार्च नहीं होते, इसलिए वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है, बात खत्म। ये तो नहीं कहा गया था आपके टेस्ट में कि सभी कार्बोहाइड्रेट जो है आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक बन जाएंगे, नहीं, जिसमें स्टार्च होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट रमन्स स्टेटमेंट, रमन्स एक स्टेटमेंट देता है कि ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट, बात सही है, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं सारे स्टार्च, है ना, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, बात सही है। जैसे शुगर ही है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है बट उसमें स्टार्च नहीं है, तो स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट है ही, लेकिन सभी जो स्टार्च होंगे, सभी जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो स्टार्च होगा ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसमें स्टार्च नहीं पाए जाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया शुगर का। आगे देखो, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लेबोरेटरी, जब आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे थे लैब में, ठीक है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज सॉक्स, मिस्टी के मोजे में कुछ आयोडीन जो है गिर गया, ठीक है, उसके टीचर के साड़ी में भी गिरा। अब यहाँ पर कह रहा है कि साड़ी जो है, साड़ी में वो आयोडीन जब गिरा तो वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गया, लेकिन मिस्टी के सॉक्स में जो गिरा था तो उसमें कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों? ये सिंपल है, आप ऐसे समझ लो कि साड़ी में जो है रेशा जो होगा वो कॉटन का हो सकता है, तो उसमें कहीं स्टार्च होगा शायद, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गया, लेकिन मिस्टी का जो मोजा था वो शायद पॉलिस्टर का था, नायलॉन का था मे बी, इस वजह से क्या हुआ, उसमें वो सिंथेटिक फाइबर थे, इसमें स्टार्च नहीं था, इसीलिए उसमें आयोडीन किसी तरह का कन्वर्ट नहीं हुआ। अगला सवाल है कि वाई आर मिलेट्स कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, बिकॉज इसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिशिएंट टू द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, नहीं, सफिशिएंट नहीं हो सकता कि सिर्फ आप मिलेट्स खाएं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वी नीड 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वी विल नॉट गेट ओनली बाय मिलेट्स ऑल दोज, ओके, सो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम different types of food. Suppose that we have to take fruits also, we have to take vegetable also, okay, only the millets will not be sufficient for us. अगला है कि you are given a sample of solution, how would you check the possibility of being an iodine solution? अगर आपके पास सैंपल है आयोडीन का तो आप किसी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट आलू के ही टुकड़ा में डाल के देखो, अगर इफ विल टर्न ब्लू ब्लैक, है ना, आयोडीन अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज आयोडीन, अगर कन्वर्ट नहीं होता है देन इट इज नॉट एन आयोडीन सोल्यूशन। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो हमारा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चैप्टर भी ख़त्म हो गया और हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं किसकी ओर सर? अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने रिवीजन की ओर। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है बच्चों? तो हमारे पास रिवीजन के लिए पीडीएफ है। चलिए फिर से एक बार वेलकम है प्रोटीन्स आपका हमारे चैनल पे, ठीक है? आइए सबसे पहले देखिए कुछ आपको डेफिनेशंस हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं। डाइट किसे कहते हैं? जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं रेगुलरली, द फूड वी कंज्यूम रेगुलरली, उसे डाइट कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ दैट प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ एंड डिजीज रेजिस्टेंस, वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा भी डेफिनेशन हो सकता है, किताब वाला डेफिनेशन में मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स हो तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है। एक छोटा डेफिनेशन आप ये इसको याद कर सकते हो। जंक फूड क्या है? जिसमें हाई कैलोरीज हो, लो न्यूट्रिएंट्स हो, और जंक फूड हो गया जैसे चिप्स, सोडा वगैरह हो गया। डाइटरी फाइबर्स किसे कहते हैं? जो एड डाइजेशन, जो हम लोगों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता हो, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल और होल ग्रेन वगैरह हो गया। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का और भी हमने पढ़ा था 5 टाइप, वो यहाँ देख लो। कार्बोहाइड्रेट क्या था? जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स था। मेनली हम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते हैं। हमारे फूड का, हमारे मील का एक ज़्यादा प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट का होता है। व्हीट से, राइस से, पोटैटो से हम लोगों को मिलता है। फैट क्या है? स्टोर्ड एनर्जी सोर्स है, हमारे बॉडी में स्टोर रह सकता है और ये भी हमें एनर्जी देता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी तेलीय चीज़, घी, ऑयल, नट्स वगैरह हो गया। प्रोटीन क्या है सर? प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ से मिलता है? दाल से, मिल्क, एग या कोई भी फिश वगैरह से मिल जाता है, मीट से मिलता है। विटामिन और मिनरल्स, ये चौथा और पांचवा है असल में, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज से, बीमारियों से। कहाँ से मिलता है? विटामिन सी ऑरेंज से मिल जाता है, कैल्शियम मिल्क से मिल जाता है, ऐसे बनाना से मिलता है और जगह से मिलते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या है? जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं और फ्रूट, वेजिटेबल और होल ग्रेन्स में ये सब मिलते हैं बच्चों क्लास 6 में। और देखो विटामिन और मिनरल्स के बारे में और कुछ है। विटामिन ए जो होता है आइज़ और स्किन के लिए अच्छा होता है, जो हमें पपाया, कैरोट से मिलते हैं, जो क्वेश्चन में भी अभी आया था और हम पढ़े हैं इसको पूरे उस टेबल में। और टेबल में सारे ही जो विटामिन और मिनरल्स दिए गए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। डेफिशिएंसी इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसकी कमी हो गई तो। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। आंवला, लेमन खट्टी चीज़ों से मिलता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो स्कर्वी हो जाएगा। अगर कैल्शियम की बात करें तो ये हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मिल्क से, कर्ड से हमें मिलता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमें रिकेट जैसे बीमारी देखने को मिल सकता है, बोन जिसमें टेढ़ा ओढ़ा हो जाता है। आयरन देख लीजिए, ये हमें ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। ग्रीन पत्ते वाले हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए और हम लोग बीटरूट, चुकंदर वगैरह खा सकते हैं, ये हमें एनीमिया जैसे बीमारियों से बचाता है। उसके अलावा भोजन का परीक्षण, हमने जो फूड का टेस्ट किया था कि उसमें कैसे कैसे फूड के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उसके लिए हमने स्टार्च का टेस्ट किया था। कैसे? आयोडीन का सोल्यूशन स्टार्च पे डाला था, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया था तो उसमें स्टार्च पाया जा रहा था, हमने ये प्रूफ किया था। फैट टेस्ट कैसे किया था? पेपर में अगर ऑयली हो गया, पेपर बटर पेपर जैसा हो गया तो वो हमारा फैट उसमें पाया जाता है, ये हमने टेस्ट किया था। प्रोटीन कैसे टेस्ट हुआ था? हमने वो जो सोल्यूशन लिया था किसी भी फूड का पानी के साथ, उसमें हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और थोड़ा कास्टिक सोडा डाल के देखा था। अगर वो वायलेट कलर का हो गया था, अगर वो बैगनी कलर का हो गया था, तो हम लोग कह सकते थे कि उसमें क्या है? उसमें प्रोटीन है। उसके अलावा हम लास्ट में 1-2 चीज़ें और याद रख लें कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो है, या फाइबर और वाटर जो है, ये हमारे लिए एसेंशियल है जिंदा रहने के लिए। बैलेंस डाइट क्या कहते हैं? रिक्वायर्स अ मिक्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ, है ना? बैलेंस डाइट में ये सब कुछ होता है। जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे मोटापा होता है और बीमारियां होती हैं, काउज ओबेसिटी एंड डिजीज़, है ना। लोकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बेनिफिट्स बोथ हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। लोकल प्रोड्यूसर का ज़्यादा हेल्प करना हमारे लिए भी हेल्दी है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और प्रायोरिटाइज लोकल एंड सीजनल फूड्स, और जो सीजनल और लोकल फूड हैं, जो जिस मौसम में होता है वो खाना खाइए, और लोकल्स में जो खाना मिलता है वो खाना खाइए। ये ज़्यादा क्या होता है सर? हमारे लिए हेल्दी होता है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था जो हमने ख़त्म कर लिया, हमारा 3rd चैप्टर क्लास 6 का। आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है एक अच्छा चैप्टर पढ़ने को मिल जाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।